हाँ जी, वेलकम स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्यूचर एसीसी एफिलिएट्स। कैसे हैं आप सब लोग? तो मैं आप लोगों का मेंटर दोस्त एंड गाइड निमेशन फिर हाजिर हूं आप लोगों के सामने एक और इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। आप लोगों के लिए एग्जाम प्रिपरेशन में हेल्प करने के लिए हम लोग लेकर के आए एक सीरीज जो आपको फाइनल स्टेप्स, फाइनल टचेस देने में हेल्प करेगी आपकी प्रिपरेशन में। और उसी सीरीज में फर्स्ट मैं आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूं एग्जामिनर रिपोर्ट। जो हमारी लेटेस्ट एग्जामिनर रिपोर्ट अभी हमारे पास में आई है उसको आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, जो दिसंबर 2024 सितंबर 2024 वाले एग्जाम्स को कवर करती है। बच्चों, मैं एक चीज क्लास में भी बहुत बार बोलता हूँ, एसीसी की तरफ से जो भी मटेरियल हम लोगों को मिलता है, चाहे वो टेक्निकल आर्टिकल्स हो, चाहे वो एग्जामिनर रिपोर्ट्स हो, चाहे वो आपको किसी भी तरीके की और गाइडेंस दी जाए, ठीक है, मॉक एग्जाम्स हो जैसे आपके, वो सब आपको एग्जाम से पहले एक बार गो थ्रू करने चाहिए। मॉक एग्जाम्स को अटेम्प्ट करना चाहिए। टेक्निकल पेपर्स में कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो आपको सॉल्व करने चाहिए, उनके पॉइंट्स को पढ़ने चाहिए, क्योंकि ये सारी चीजें आपको वो मिस्टेक्स अवॉइड करने में हेल्प करेगी जो नॉर्मल बच्चा कर देता है। और वो जो तैयारी में एक फाइनल कहते हैं ना, एक फाइनल स्ट्रेच मुझे लेकर के आना, एक फाइनल, एक वो चार चांद लगाने हैं तैयारी के अंदर, तो वो उसके अंदर ये चीजें आपको हेल्प करती है। एक्स्ट्रा मेहनत है लेकिन ये एक्स्ट्रा मार्क्स लाने में भी आपकी जरूर हेल्प करेगी। तो आज स्टार्ट करते हैं एग्जामिनर रिपोर्ट के साथ में। तो एग्जामिनर रिपोर्ट में सबसे पहले देखो, आपको एक आइडिया दे रखा है कि किस हिसाब से ये रिपोर्ट बनाई गई है। तो एक जनरल कमेंट आप पढ़ सकते हो, दिस एग्जामिनर रिपोर्ट शुड बी यूज्ड इन कंजक्शन विद पब्लिश्ड सितंबर एंड दिसंबर 2024 सैंपल एग्जाम। तो आपको जब आप इसको अपने हिसाब से सॉल्व करना चाहो तो आप सितंबर और दिसंबर के जो सैंपल एग्जाम्स दे रहे हैं, इसमें सेक्शन सी के क्वेश्चंस होंगे आपके पास में, ठीक है, उनके थ्रू आप इस रिपोर्ट को पढ़ना, आपको और ज्यादा बेटर क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। जो टैक्सेशन का एग्जामिनेशन इज ऑफर्ड एज, आपको पता है सीबीई मॉडल पे होता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है हमारा ये, ठीक है। इसमें दिक्कत क्या होती है कि भाई ऑब्वियसली बात है, सारे बच्चों का सेम क्वेश्चंस तो नहीं आते, ये खुद बोलते हैं डू नॉट रिसीव द सेम सेट ऑफ क्वेश्चंस। इन दिस रिपोर्ट द एग्जामिनिंग टीम प्रोवाइड कंस्ट्रक्टिव गाइडेंस ऑन हाउ टू आंसर द क्वेश्चंस व्हाइल शेयरिंग देयर ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द मार्किंग प्रोसेस। और ये चीज आपको पढ़नी है स्पेशली सेक्शन सी के लिए। जब आप अभी इस रिपोर्ट को भी पढ़ोगे ना, ठीक है, हर बार रिपोर्ट में ना कुछ ऐसी ऐसी चीजें होती है जो आपको पढ़ के लगता है अरे यार इतने से के मार्क्स मिल रहे हैं, इस चीज के भी मार्क्स मिल रहे हैं, ये चीज नहीं करने के मार्क्स कट रहे हैं। वो एक्स्ट्रा मार्क्स हैं जो आपको, एक कहते हैं ना कि एक बच्चा जो एक नॉर्मल तैयारी कर रहा है, जो सिर्फ एग्जाम्स के लिए स्टडी आपको फॉलो कर रहा है, बुक के क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, और एक बच्चा जो उनके साथ साथ एग्जामिनर रिपोर्ट के कमेंट्स पढ़ रहा है, टेक्निकल आर्टिकल पढ़ रहा है, आपको ना उनके इंपॉर्टेंस पता पड़ेगी। जब सेक्शन सी के आंसर्स आप पढ़ोगे ना, उसमें आपको पता पड़ेगा और उसमें कितनी बार इनके इंसाइट्स मिलते हैं हमें, ठीक है। तो अभी हम लोग आपके साथ में पढ़ते पता करते हैं, देखो सेक्शन सी में इस बार उन्होंने क्या नई चीज बोली है, और कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो हर बार जो पढ़ के लगता है अच्छा इतना सा करने के एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं, या ये नहीं करने के भी मार्क्स कटते हैं। तो वो चीजें आपको पता पड़ेगी और वही आपको हेल्प करेगी वो एक्स्ट्रा फ्यू मार्क्स स्कोर करने के लिए, ठीक है जी। तो 3 सेक्शन में डिवाइडेड है। सबसे पहले सेक्शन ए के बारे में बातचीत हम स्टार्ट करते हैं। तो सेक्शन ए के लिए बोल रहे हैं, देखो द सेक्शन ए क्वेश्चंस एम टू प्रोवाइड अ ब्रॉड कवरेज ऑफ द सिलेबस एंड फ्यूचर कैंडिडेट शुड एम टू रिवाइज ऑल एरियाज ऑफ यूके टेक्स्ट सिलेबस रेदर देन अटेम्प्टिंग टू क्वेश्चन स्पॉट। ये चीज आपको मैंने हमेशा कहता हूं, सेक्शन ए के लिए कभी भी हमारे पास में ना, हम कभी भी गेस नहीं कर सकते कि सेक्शन ए में क्वेश्चन किस सेक्शन में से आने वाला है। सेक्शन ए पूरे सिलेबस को कवर करता है, ठीक है। तो ये चीज उन्होंने देखो साफ साफ बोल इन्होंने भी रखी है, ठीक है जी। तो देखो एक जैसे इन्होंने एग्जांपल दे रखा है, एक कुछ इस टाइप का क्वेश्चन आया होगा एग्जाम में। सिएना का क्वेश्चन था, सिएना इज एम्प्लॉयड एंड ऑल्सो हैज सम सेल्फ एम्प्लॉयड इनकम, ठीक है। सिएना's इनकम टैक्स लाइबिलिटी एंड क्लास फॉर एनआईसी कॉन्ट्रीब्यूशंस फॉर द टैक्स ईयर 22-23। तो ये 23-24 का क्वेश्चन है, तो पिछले साल का दे रखा है। मुझे साफ साफ पता पड़ रहा है कि ये मेरे से पेमेंट ऑन अकाउंट वगैरह की कुछ बातचीत करने वाला है। टोटल 40,000 पाउंड ऑफ विच 6,000 वॉज डिडक्टेड वाया पे। सेनाज इनकम टैक्स लाइबिलिटी एंड क्लास फॉर एनआईसी फॉर द टैक्स ईयर, ये अपना करंट टैक्स ईयर हो जाएगा, विल टोटल 49,000 of which 8,000 will be deducted by pay. What will be the amount of each of Siena's payable payment on accounts for the tax year 23-24? अब देखो जैसे ही क्वेश्चन पढ़ा मेरे को सबसे पहले प्रोविजन याद आना चाहिए। सिंपल पेमेंट ऑन अकाउंट का प्रोविजन क्या कहता है, पिछले साल की जो आपकी लाइबिलिटी है उसका हाफ जो है पेमेंट ऑन अकाउंट आपको भी करना है। और कौन कौन से अमाउंट को इंक्लूड करना है, तो इसके लिए सिंपल हम कहते हैं इनकम टैक्स लाइबिलिटी, क्लास फॉर एनआईसी माइनस आपका जो पेई है, वो जो आपका अमाउंट है वो रिलेवेंट अमाउंट बनेगा, और उस रिलेवेंट अमाउंट का 50% आपको पेमेंट ऑन अकाउंट के नाम पे पे करना पड़ता है करंट ईयर में, और 2 डेट पे जाता है, 31 जनवरी और 31 जुलाई। तो यहां पे मुझे अब पिछले साल का फिगर दे रखा है, यस सर बोल रखा है कि पिछले साल की इनकम टैक्स और क्लास फोर एनआईसी का फिगर कंबाइंड 40,000 है, ठीक है। तो इनकम टैक्स लायबिलिटी और क्लास फोर ने जोड़ के दे दी, मुझे बस पे ही लेस करना है, पे ही है 6,000। तो पिछली बार का फिगर यहां से हो गया 40 माइनस 6 34, ये मेरा रिलेवेंट अमाउंट हो गया प्रीवियस ईयर का।
ठीक है, इसका मुझे 50% चाहिए, तो आंसर हो गया 17,000। बस इतने से था क्वेश्चन। करेक्ट आंसर इज 17,000। देख लो, इतना सा तो करना था। अब बच्चा इसमें भी कंफ्यूज हो जाता है। अब देखो ये क्वेश्चन कहां से है, ये आपके सेक्शन A4 जो इंडिविजुअल टैक्स वाला, इंडिविजुअल के टैक्सेशन वाला पॉइंट है, ये सेक्शन A पार्ट है हमारा, उसमें से आया है। टाइम लिमिट्स फॉर सबमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन, क्लेम्स एंड पेमेंट ऑफ टैक्स इंक्लूडिंग पेमेंट ऑन अकाउंट, रिकॉग्नाइज द ड्यू डेट्स फॉर द बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर सेल्फ असेसमेंट सिस्टम, कंप्यूट पेमेंट ऑफ अकाउंट। ये उसके हेडिंग है पूरी, ठीक है। अपने को हेडिंग से मतलब नहीं, अपने को तो ये पता होना चाहिए कि आया कहां से। अगर मुझे क्वेश्चन में पढ़ के समझ में आ रहा है कि हाँ ये क्वेश्चन जो है ये पेमेंट ऑन अकाउंट का है, तो फर्स्ट स्टेप तो वहीं अपना सही हुआ। वो समझ में नहीं आ रहा है तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो फर्स्ट समझ में आया, और देखो सिंपल सी कैलकुलेशन करनी थी, इतना सा एक क्वेश्चन आया था। अब इसे देखो एग्जांपल नंबर 2 है। ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज हैज अ फैक्ट्री एंड सेल्स ऑफिस इन यूके, Zebek Inc which is incorporated overseas holds its board meeting in UK। इतना सा पढ़ा और मैंने क्वेश्चन पढ़ा, व्हाट इज which of the three companies will be treated as resident in UK for corporation tax purpose। ये लाइन पढ़ के मेरे को साफ साफ पता पड़ रहा है कि यहाँ पे वो मेरे से कंपनीज का रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करना चाहता है। कंपनीज का रेसिडेंशियल स्टेटस अगर मैं चेक करना चाहता हूं तो मुझे पता है कंपनीज का रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करने के लिए क्या कंडीशंस है, दो है। या तो वो इनकॉर्पोरेटेड इन यूके होनी चाहिए, अगर वो इनकॉर्पोरेटेड इन यूके है तो वो ऑटोमेटिकली रेसिडेंट है, नहीं तो उसका कंट्रोल या मैनेजमेंट यूके के अंदर होना चाहिए। तो चेक करते हैं साहब, जेबैक इनके लिए क्या है, विच इज इनकॉर्पोरेटेड ओवरसीज बट होल्ड्स इट्स बोर्ड मीटिंग इन यूके। ये कंपनी ओवरसीज बनी हुई है लेकिन इसकी बोर्ड मीटिंग्स यूके के अंदर होती है, तो इसका मतलब भले ही ये इनकॉर्पोरेट बाहर हुई है लेकिन इसका कंट्रोल जो है वो यूके के अंदर आ चुका है। तो जेबैक को हम यहाँ पे रेसिडेंट कह सकते हैं, तो ये हमारी रेसिडेंट हो जाएगी, ठीक है, ये रेसिडेंट हो जाएगी। फिर यॉल के लिए क्या करें, यॉल लिमिटेड विच इज इनकॉर्पोरेटेड इन यूके एंड होल्ड्स इट्स बोर्ड मीटिंग ओवरसीज। देखो अगर इनकॉर्पोरेटेड इन यूके हो तो फिर बोर्ड मीटिंग बाहर होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, तो ये भी रेसिडेंट है। फिर बोल रखा है जिले इंक विच इज इनकॉर्पोरेटेड ओवरसीज एंड होल्ड्स इट्स बोर्ड मीटिंग ओवरसीज। देखो इनकॉर्पोरेटेड भी बाहर हो, बोर्ड मीटिंग भी बाहर हो, तो जिले को अपने को इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा दो, जेबेक और यॉल, मतलब आंसर सी है, ठीक है। क्या कह रहा है, हाँ ये स्कोप ऑफ कॉर्पोरेशन टैक्स आता है, एक्सप्लेन हाउ द रेसिडेंस ऑफ कंपनी इज डिटरमाइंड। अच्छा, रेसिडेंशियल स्टेटस होने से क्या फर्क पड़ेगा, अगर कंपनी रेसिडेंट है यूके में तो उसकी वर्ल्ड वाइड इनकम पे टैक्स लगता है, नॉन रेसिडेंट है तो सिर्फ यूके वाली इनकम पे टैक्स लगता है, ठीक है। अब ये चीज रिवीजन में तुम्हें भी ध्यान रखनी है, तुम पॉइंट रिवाइज कर रहे हो ये, लेकिन मैंने साथ साथ में दूसरा पॉइंट रिवाइज करा है, तो एग्जाम में इवन जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करो तब भी ये प्रैक्टिस हैबिट में लाओ कि क्वेश्चन करा मैंने यहाँ पे रेसिडेंशियल स्टेटस का, बट इसका इंपैक्ट क्या है वो भी याद कर लूँ, आगे कहाँ जुड़ा हुआ है वो भी याद कर लूँ, रिवाइज कर लूँ, तो वहां से मुझे ना चीजों का लिंक समझ में आएगा। जब बड़े क्वेश्चन में चीजें मिक्स होकर के आएंगी तो मैं उनको बेटर तरीके से हैंडल कर पाऊंगा, ठीक है। डन है। अब जिन लोगों को ये याद नहीं आता है कि सर मैं इसमें ना कंफ्यूज हो जाता हूँ, मान लो जैसे सेकंड वाले में बच्चे हो सकते हैं कंफ्यूज, या फर्स्ट वाले में कंफ्यूज हो सकते हैं कि सर इनकॉर्पोरेटेड तो ओवरसीज है बट बोर्ड मीटिंग यूके में, तो रेसिडेंट क्यों, या इनकॉर्पोरेटेड यूके बट बोर्ड मीटिंग ओवरसीज है तो फिर रेसिडेंट क्यों। तो इसका ना मैंने चार्ट दे रखा है आप लोगों को क्लास में, जिन लोगों को नहीं है, जिन लोगों के पास में नहीं, वो ये ध्यान रखना, अगर आपको रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करना है, हमारे पास में सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन होना चाहिए, इस कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन यूके, क्या कंपनी यूके में इनकॉर्पोरेट हुई है। या तो आपका इसका आंसर यस हो सकता है या इसका आंसर नो हो सकता है। अगर आंसर यस है तो फिर आप यूके रेसिडेंट कंपनी कहलाओगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आपका कंट्रोल कहां पर है। अगर फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर यस आ गया तो फिर आप रेसिडेंट हो, बात खत्म, हमें सेकंड तक जाने की जरूरत ही नहीं है। ये हमारा क्वेश्चन। अब अगर आंसर नो है तो फिर मैं क्वेश्चन नंबर 2 पे आऊंगा। कंट्रोल्ड और मैनेज्ड इन यूके, ठीक है। अब इसका भी आंसर यस या नो में आ सकता है। अगर इसका आंसर यस आ जाए तो फिर वही कंपनी यूके रेसिडेंट है,
लेकिन इसका आंसर भी अगर नो आ जाए तो फिर कंपनी नॉन रेसिडेंट है। ठीक है साहब, रेसिडेंट कंपनी हो तो आपकी वर्ल्ड वाइड इनकम पर यूके टैक्स लग जाता है। आपकी वर्ल्ड वाइड इनकम पर यूके टैक्स लगेगा, लेकिन अगर आप नॉन रेसिडेंट हो तो सिर्फ यूके इनकम पर यूके टैक्स लगेगा। उस केस में फिर आपकी सिर्फ यूके की इनकम पर यूके में टैक्स लगेगा। तो ये अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है साहब। अच्छा, एक क्वेश्चन और, एग्जांपल 3 क्या कह रहा है देखो। एग्जांपल 3 कह रहा था विच ऑफ द फॉलोइंग गिफ्ट्स मेड बाय एन इंडिविजुअल इज एग्जम्प्ट फ्रॉम कैपिटल गेन टैक्स। तो कैपिटल गेन टैक्स में चार्जेबल डिस्पोजल, एग्जम्प्ट डिस्पोजल का पॉइंट होता है। ठीक है, वहां से हमारे पास क्वेश्चन आया यहाँ पे, प्लस इसमें चैटल्स वगैरह का पॉइंट भी अपने को ध्यान रखना होता है। तो पहला क्वेश्चन क्या है देखो, कौन कौन से इनमें से गिफ्ट आपको एग्जम्प्ट है आपको बताने। गिफ्ट ऑफ मोटर बोट, मोटर बोट मुझे पता है चैटल है साहब। ठीक है, और साथ साथ में चैटल के साथ ये वेस्टिंग वाला चैटल है। अगर वेस्टिंग चैटल है तो उस केस में कोई फर्क नहीं पड़ता वो कितने में बेच रहे हो कितने में नहीं, एक्सेप्ट प्लांटर मशीनरी। प्लांटर मशीनरी को छोड़ के कोई और अगर वेस्टिंग चैटल है तो एग्जम्प्ट होता है। तो ये तो एग्जम्प्ट हो गया। फिर भी एक बार दूसरे पढ़ लेते हैं। गिफ्ट ऑफ शेयर्स इन एन अनकोटेड कंपनी वैल्यूड एट 250 ओरिजिनल कॉस्ट टू ब्रदर। देखो किसको गिफ्ट दे रहे हो उससे फर्क नहीं पड़ता। गिफ्ट किस एसेट का दे रहे हैं, शेयर, शेयर चार्जेबल है तो ये तो नहीं हो सकता। गिफ्ट ऑफ एंटीक ज्वेलरी, ये नॉन वेस्टिंग चैटल है। नॉन वेस्टिंग चैटल में 6000 का रूल है। तो चेक कर लेते हैं क्या कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस दोनों 6000 से कम है। अगर है तो फिर वो एग्जम्प्ट होता है, फिर वहां पे अपन एग्जम्प्ट बोल सकते हैं। तो नहीं सर, गिफ्ट है वैल्यू ज्यादा है ओरिजिनल कॉस्ट कम है तो फिर ठीक है, ये भी आपके लिए एग्जम्प्ट नहीं रहेगा। और गिफ्ट ऑफ लैंड, लैंड तो नहीं होता तो ये भी नहीं है। डन। तो फिर एक ही ऑप्शन बचा, आंसर ए, और आंसर ए ही है। ठीक है, अब यहां पे बच्चों ने गलती क्या करी, कभी कभी ना बच्चे ये सोचते हैं कि सर ये अनकोटेड कंपनी है ना तो ये एग्जम्प्ट है। क्यों एग्जम्प्ट है? ठीक है, तो उन्होंने लिखा है कि भाई आपको ये ध्यान रखना है कि अनकोटेड कंपनी के शेयर एग्जम्प्ट नहीं है। बच्चे कंफ्यूज क्यों होते हैं, क्योंकि अनकोटेड कंपनी के ऊपर आपको आईआर, इन्वेस्टर रिलीफ या बीएडीआर या गिफ्ट रिलीफ वाला पॉइंट आ जाता है। अरे वो एग्जम्पशंस नहीं है, वहां पर आपको रिलीफ मिलता है। आईआर कहता है कि कम रेट पे टैक्स देना, 10% पे टैक्स देना। बीएडीआर भी अलाउ करता है कि कम रेट पे टैक्स देना। गिफ्ट रिलीफ कहता है गेन को डेफर करेंगे, एग्जम्पशन थोड़ी ना मिलेगा। तो यहां पे बच्चे कंफ्यूज इसलिए होते हैं कि सर गिफ्ट ऑफ शेयर है अनकोटेड कंपनी को ब्रदर में जा रहे हैं तो शायद गिफ्ट रिलीफ मिल जाएगा या शायद बीएडीआर मिल जाएगा, आईआर मिल जाएगा इसलिए एग्जम्प्ट हो जाएगा। नहीं, वो डेफरमेंट है, वहां पे एग्जम्पशन नहीं मिल रहा है, वहां पे रिलीफ मिल रहा है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, इसलिए उन्होंने यहां पे लिख दिया कि बच्चे यहां पर कंफ्यूज हुए थे। फिर आते हैं देखो एग्जाम्पल नंबर 4 पे। अब ये कैसा क्वेश्चन है, इन्होंने बोला है आईएचटी के पर्पस का क्वेश्चन है देखो। ठीक है, तो आईएचटी के पर्पस से मेरे को अमाउंट निकालना, इंडिकेट बाय क्लिकिंग ऑन द रिलेवेंट बॉक्सेस इन द टेबल बिलो द वैल्यू ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी लिस्टेड इन 1 2 3 अबव व्हिच विल बी इंक्लूडेड इन और डिडक्टेड फ्रॉम कमिलास चार्जेबल एस्टेट फॉर इनकम टैक्स पर्पस। जब आप इनकम टैक्स पर्पस से, ठीक है, कमिला की चार्जेबल एस्टेट कैलकुलेट करोगे तो कौन सा अमाउंट ऐड करेंगे और कौन सा लेस करेंगे, इनमें से वो डिसाइड करना है फॉर ऑल दीज 3 आइटम्स। तो पहला क्या देखो, प्रॉपर्टी वैल्यूड एट 4,20,000 पाउंड। ठीक है, एक प्रॉपर्टी इसकी वैल्यू 4,20,000 है विच हैज इंटरेस्ट ओनली मॉर्गेज ऑफ 1,70,000। ये चीज मैंने भी क्लास में आपको बोल रखी है, जब आप किसी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में लोन लेते हो वो लोन उस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में सिक्योर्ड होता है। तो अब यहां पर बैंक का राइट है कि वो पहले अपना पैसा रिकवर कर सकता है। तो इसका मतलब जो वैल्यू है वो मेरे लिए 4,20,000 नहीं है, वो 4,20,000 माइनस 1,70,000 है। तो 4,20,000 माइनस 1,70,000 तो 2,50,000 होगा ये। नेक्स्ट, सेविंग्स ऑफ 24,000 इन बैंक अकाउंट एंड 15,500 ऑफ आईएसएस सर्टिफिकेट्स फ्रॉम नेशनल सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि ये एनएसएनआई की सेविंग्स है। ठीक है, आपके पास में आपकी दैट स्टेट में जो भी आपका पास में असेट्स है उनको इंक्लूड करना है अपने को। तो ये तो दोनों इंक्लूड हो जाएगी, तो फिर तो यहाँ पे दोनों का ऐड कर देंगे। तो 24,000 प्लस 15,500 39,500। ठीक है, लास्ट बोल रखा है डेट ड्यू टू कैमिलाज नेफ्यू फॉर 12,000 पाउंड्स रिजल्टिंग फ्रॉम अ प्रॉमिस टू पे। डेट के लिए अपन एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड यूज करते हैं, हम कहते हैं डेट वही अलाउड है जो लीगल डेट है। लीगल डेट बोलो या लीगली एनफोर्सिएबल डेट बोलो।
वो दैट्स जो लीगली एनफोर्सिएबल है। तो प्रॉमिस टू पे इज नॉट ए लीगल डेट, तो ये लेस नहीं होगा, लेस ही नहीं होगा तो जीरो है। डन। तो ये क्वेश्चन आपका आईएचटी वाले पॉइंट में से आया था। करेक्ट आंसर में फर्स्ट में प्रॉपर्टी में 4,20,000 में से आप रीपेमेंट लेस करोगे, आंसर हो जाएगा 2,50,000। सेकंड वाले में दोनों आपके सेविंग्स अकाउंट्स हैं, चाहे एनएसआई के नाम पे हो, चाहे सेविंग्स इनकम के नाम पे हो, चाहे कुछ भी हो, सेविंग्स है अलाउड है, 39,500 आपकी एसेट्स में ऐड होगा। और डेट में कुछ भी लेस नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये आपकी किसी वैल्यूएबल कंसिडर में लीगली एनफोर्सिएबल पर्पस की वजह से नहीं बना था। यहाँ पे बच्चों ने ये गलती करी होगी कि वो ये 12,000 मार्क करके आ गए, या फिर जो गलती करी होगी वो ये करी होगी कि एनएसआई को इंक्लूड नहीं करा होगा, दो में से एक। ठीक है, एनएसआई पे मिलने वाला इंटरेस्ट जो है ना वो टैक्स फ्री होता है। बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि एनएसआई सेविंग सर्टिफिकेट पे मिलने वाला इंटरेस्ट एग्जम्प्ट होता है, बट यहाँ पे आईएचटी की बात करें, असेट तो असेट है ना, आपने कहीं पे इन्वेस्ट कर रखा है तो असेट ही रहेगी ना, उसको क्यों नहीं इंक्लूड करेंगे अपन यहाँ पे। ठीक है साहब। नेक्स्ट सेक्शन बी का अब एक क्वेश्चन इन्होंने लिया है। एग्जाम्पल ऑफ अ केस सिनेरियो, ये बोल रहे हैं क्रिस्टल कमेंस ट्रेडिंग एज अ रिटेलर ऑफ लेडीज एंड चिल्ड्रंस क्लोथ ऑन 1 जुलाई 2022. शी रजिस्टर्ड फॉर वैल्यू एडेड वैट ऑन 1 अगस्त 2023 एंड इज करंटली कंप्लीटिंग हर वैट रिटर्न फॉर द क्वार्टर एंडेड 31 अक्टूबर 2023. ऑल ऑफ द अमाउंट स्टेटेड बिलो आर एक्सक्लूसिव ऑफ वैट। चलो ये लाइन अपने लिए इंपॉर्टेंट है, सारे फिगर एक्सक्लूसिव ऑफ वैट है, मतलब अगर मुझे वैट की कैलकुलेशन करनी है तो मल्टीप्लाई बाय 20% करके करनी पड़ेगी। ठीक है, वो डिवाइड नहीं करना है। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 120 करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सीधा मल्टीप्लाई बाय 20 करके आंसर आ जाएगा। ठीक है, सेल ऑफ क्लोथिंग के लिए बोल रखा है, लेडीज क्लोथ्स है, ये स्टैंडर्ड रेट पे आते हैं, चिल्ड्रन के क्लोथ है जीरो रेट के अंदर आते हैं। ठीक है, तो इनके ऊपर तो जीरो रेट की टैक्स है और इनके ऊपर 20% का टैक्स है, ये मुझे पता है। ठीक है, क्रिस्टल ऑफर्ड अ प्रॉम्प्ट पेमेंट डिस्काउंट ऑन सेल्स मेड ड्यूरिंग अगस्त 2023. द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट टेकन वाज 230, ऑफ विच 140 रिलेटेड टू सेल्स ऑफ लेडीज क्लोथ्स एंड 90 रिलेटेड टू सेल्स ऑफ चिल्ड्रन क्लोथ। तो इस लाइन को पढ़ के मुझे इतना पता पड़ रहा है कि ये 230 का डिस्काउंट है, इसमें से 140 जो है ना ये स्टैंडर्ड रेटेड गुड्स के ऊपर है। तो ये जो स्टैंडर्ड रेटेड गुड्स है ना, इसमें मुझे 7200 में से ये 140 लेस करना पड़ेगा पहले, और फिर जो अमाउंट बचेगा ये 140 लेस करने के बाद उसके ऊपर मैं 20% का टैक्स पे करूंगा। ठीक है साहब, ये अपने को ध्यान में रखना है। और इधर भी 1600 में से आप चाहो तो 90 लेस कर सकते हो, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि टैक्स पे करने की इस पे जरूरत नहीं है, जीरो रेटेड पे आता है। अच्छा, क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, विच ऑफ द व्हाट इज द अमाउंट ऑफ आउटपुट वैट विच क्रिस्टल विल हैव टू इंक्लूड ऑन अर वैट रिटर्न फॉर द क्वार्टर एंडेड 31 अक्टूबर 2023 इन रिस्पेक्ट ऑफ अर सेल्स ऑफ क्लोथिंग। चलो ये इन्होंने पूछ लिया कि आपको आउटपुट अमाउंट निकालना है, आउटपुट वैट निकालना है। तो आउटपुट वैट में दो टाइप की सेल है, एक लेडीज क्लोथ्स की, एक चिल्ड्रन क्लोथ्स की। हमें पता है कि भाई चिल्ड्रन क्लोथ तो जीरो रेटेड पे है, तो इस पे तो टैक्स जीरो है। जो लेडीज क्लोथ है उस पर 20% की रेट है, लेकिन उसमें हमारे पास प्रॉम्प्ट पेमेंट डिस्काउंट है, प्रॉम्प्ट पेमेंट डिस्काउंट अलाउड है, लेस करके बचा हुआ अमाउंट के ऊपर अपने को फिगर निकालना पड़ेगा। तो ये कितना होगा, 7,72,000 माइनस 14140 इंटू 20%, ये मेरे ख्याल से 1412। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अब यहां पे कुछ बच्चों ने ये गलती करी होगी कि उन्होंने यहाँ पे चिल्ड्रन के क्लोथ्स को या तो 20% से मल्टीप्लाई कर दिया होगा, या फिर ये 230 लेस कर दिया होगा पूरा का पूरा। ठीक है, जबकि छोटा सा काम था इसके अंदर। फिर इसके बाद अपने से नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, ठीक है, व्हाट अमाउंट ऑफ इनपुट वैट विल क्रिस्टल बी एबल टू रिक्लेम इन रेस्पेक्ट ऑफ परचेज ऑफ कार and the marketing services paid during the quarter ended 31st October 2023. अब कार के लिए क्या बोल रखा है, on 16 September 2023 क्रिस्टल परचेज अ न्यू कार, परचेज करिए एक नई कार फॉर 8,000 पाउंड्स। इस पे वैट अलग से लगेगा, एक्सक्लूसिव अमाउंट है, लेकिन एक लाइन इंपॉर्टेंट है, क्या बोल रखा है, शी यूजेस द कार 40% फॉर बिजनेस पर्पस। 40% बिजनेस यूज है, इसका मतलब 60% प्राइवेट यूज भी तो है। और कार के लिए तो अपन ये बात कर ही चुके हैं, कार के ऊपर जब इनपुट वैट की बात होगी तो इनपुट वैट मिलेगा या नहीं मिलेगा वो डिपेंड करेगा कि कार या तो आपने एक तो परचेज करी है कि नहीं पहले तो, या लीज पे लिए।
परचेज्ड है या लीज्ड है। और इसमें भी फिर आपको ध्यान क्या रखना है, अगर परचेज्ड है तो फिर प्राइवेट यूज कितना है उसका। अगर कोई प्राइवेट यूज नहीं है तो आपको 100% इनपुट मिलती है। अगर थोड़ा सा भी प्राइवेट यूज है तो फिर 0% हो जाती है इनपुट सीधी। मतलब थोड़ा सा भी प्राइवेट यूज करोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर प्राइवेट यूज नहीं है, 0% प्राइवेट यूज है तो 100% इनपुट है। अगर 1% भी प्राइवेट यूज है तो 0% इनपुट है। यहां तो 60% प्राइवेट यूज है तो कुछ भी इनपुट नहीं मिलेगी। लीज के केस में बस थोड़ी सी हम छूट दे देते हैं। हम कहते हैं अगर नो प्राइवेट यूज है तो ठीक है, आपको पूरी इनपुट मिल जाएगी। तो ठीक है, यहां पर हम आपको 100% इनपुट दे देते हैं। बट अगर थोड़ा सा भी प्राइवेट यूज है तो यहां पे 0 नहीं करते हैं, बस यहां पे हम बोल देते हैं कि आपको 50% इनपुट तो फिर भी मिल ही जाएगी। ठीक है ना, 50% इनपुट तो हम आपको फिर भी अलाउ कर ही लेंगे। ठीक है साहब, तो ये अपने को ध्यान रखना है कि अगर परचेस कर रखी है तो कोई इनपुट नहीं है। मतलब अगर 0% प्राइवेट यूज है तो 100% इनपुट है। प्राइवेट यूज हुआ तो कुछ भी इनपुट नहीं, और हमारे क्वेश्चन में प्राइवेट यूज हो रहा है। लीज वाला केस होता है तो 50% फिर भी मिल जाता। लीज में अच्छा परसेंटेज से फर्क नहीं पड़ता, कितना परसेंट प्राइवेट यूज है उससे फर्क नहीं पड़ रहा। हम तो कह रहे हैं अगर थोड़ा सा भी प्राइवेट यूज हो तो 50% ही मिलेगा आपको। ठीक है साहब, तो इस हिसाब से अगर चलें तो यहां पे कार पे तो इनपुट कुछ नहीं मिलेगी, 0। दूसरा एक्सपेंस क्या है आपके पास में, ऑन 1 अक्टूबर 2023 क्रिस्टल पेड 220 फॉर मार्केटिंग सर्विसेज टू अ कंपनी सिचुएटेड ओवरसीज। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, आपने रजिस्ट्रेशन कब से लिया, आपने रजिस्ट्रेशन लिया है 1 अगस्त 2023 से, तो ये प्री ट्रेडिंग वाला पॉइंट भी नहीं है, ये तो उसके बाद है। रजिस्ट्रेशन 1 अगस्त को हुआ है, खर्चा 1 अक्टूबर को हुआ है, तो प्री रजिस्ट्रेशन वाला पॉइंट भी नहीं है यहाँ पे। इस पे मुझे मिल जाएगा 20% से, तो 44। तो टेक्निकली आंसर सिर्फ 44 है। हाँ 44 क्या दे रखा है, 44 सही है साहब। ठीक है, बच्चों ने गलती क्या करी कि कार के केस में उन्होंने यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगा लिया। उन्होंने कहा कि अच्छा 40% बिजनेस यूज मतलब 40% इनपुट मिल जाएगा, तो वो क्या दिमाग लगाने लगे होंगे, 8000 इंटू 20%, 1600 का 40%। ऐसा मत करना, ये चार्ट ध्यान रखना है साहब, ये चार्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, डन। आगे बढ़ते हैं। अब इसी में एक और क्वेश्चन था, वैट अमाउंट, एडिशनल वैट अमाउंट आउटपुट वैट विल क्रिस्टल हैव टू इंक्लूड ऑन और वैट रिटर्न फॉर द क्वार्टर एंडेड 31 अक्टूबर 2023 इन रेस्पेक्ट ऑफ क्लोथ्स विच शी टुक फ्रॉम इन्वेंट्री फॉर हर ओन यूज। आपने कुछ ओन यूज के लिए कपड़े लिए हैं, उसके लिए क्या होगा। तो ये लास्ट टाइम में लिखा है इन्वेंट्री फॉर ओन यूज ड्यूरिंग द क्वार्टर एंडेड 31 अक्टूबर 2023 क्रिस्टल टुक लेडीज क्लोथ्स फ्रॉम इन्वेंट्री फॉर हरसेल्फ। These had a replacement value of 90 pounds but had a selling price of 125। ओहो, कंफ्यूज करने के लिए दोनों दे दिए। देखो यहां पे इन्होंने रिप्लेसमेंट वैल्यू भी दे दी 90 की और सेलिंग प्राइस भी दे दी 125 की। अब आपको बोला जा रहा है कि भाई इतना तो देखो, इस लाइन को पढ़ के मुझे भी पता है कि जब मैं ये पॉइंट पढ़ूंगा तो मेरे दिमाग में आ गया सर, अगर एज अ ओनर हम अगर अपने बिजनेस से कोई भी गुड्स विड्रॉ करते हैं, इन्वेंट्री को विड्रॉ करते हैं, तो उसको सेल ट्रीट किया जाता है, और सेल ट्रीट करते हैं तो वैट के अंदर उस पर आउटपुट बुक करना पड़ता है। बट चक्कर है किस वैल्यू पे करें। अच्छे लोग हैं, 3 वैल्यू भी दे रहे थे कितनी बार के, कॉस्ट, रिप्लेसमेंट वैल्यू और सेलिंग प्राइस या मार्केट वैल्यू, जो बोलना चाहो। सर कौन सी ले, रिप्लेसमेंट कॉस्ट। हमेशा यहां पे ध्यान रखना, यहां पे वर्ड रिप्लेसमेंट कॉस्ट है, ना कि मार्केट वैल्यू। ठीक है, आपको रिप्लेसमेंट कॉस्ट लेकर के चलनी है। जो सेल बुक करते हो ना, वो आप मार्केट वैल्यू पे बुक करते हो, ये थोड़ा सा डिफरेंस है। ट्रेडिंग प्रॉफिट में जब मैं सेल बुक करने की बात करूंगा ना, तो सेल बुक होगी मार्केट वैल्यू के ऊपर, लेकिन वैट बुक होगा रिप्लेसमेंट कॉस्ट के ऊपर। यह डिफरेंस है जो अपने को ध्यान में रखना है। तो यहां पे जो मेरा आंसर हो जाएगा अब, वो अपना रहेगा 90 की वैल्यू और 90 का 20% मतलब 18। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। जब भी गुड्स फॉर ओन यूज वाला पॉइंट आए तो ट्रेडिंग प्रॉफिट्स में जो हमारा ट्रीटमेंट है और जो वैट में ट्रीटमेंट है उसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। ट्रेडिंग प्रॉफिट में हम क्या कहते हैं, आप यहां पे सेल बुक करो,
मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स। ठीक है, लेकिन यहां पे वैट में क्या कहते हैं, आप आउटपुट वैट बुक करो रिप्लेसमेंट कॉस्ट। ये डिफरेंस है जो ध्यान रखना है। ट्रेडिंग प्रॉफिट्स में आप सेल बुक करते हो एट मार्केट वैल्यू और यहां पे आप आउटपुट बुक करते हो एट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। ठीक है साहब, ये डिफरेंस है, ये ध्यान रखना। तो इस हिसाब से इसका आंसर आया। बच्चों ने यहाँ पे यही गलती करी होगी कि उन्होंने 125 का 20% ले लिया होगा, या और भी कुछ लोग दिमाग लगाते हैं कि डिफरेंस बुक कर लेते हैं, क्योंकि वो सर ट्रेडिंग प्रॉफिट में कभी कभी वो डिफरेंस की इनकम बुक कराते हैं। वो तब होता है बेटा जब कॉस्ट अपने बुक कर रखी हो, तो वो प्रॉफिट एलिमेंट को ऐड कराने के लिए सेल्स में कहता है कि सेल प्राइस माइनस कॉस्ट डिफरेंस को ऐड बैक कर लो, क्योंकि आपने कॉस्ट ऑलरेडी ऐड बैक कर रखी है। तो वो दिमाग लगा लिया हो किसी बच्चों ने, तो वो सेक्शन सी आ जाएगा आंसर। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि ऐसा नहीं हो रिप्लेसमेंट कॉस्ट। अब ये छोटा सा पॉइंट है, देखो ये मैं तभी रिमेंबर कर पाऊंगा जब मैंने इन चीजों के बारे में मेरे कुछ ऐसे चार्ट नोट्स बना करके रखे हैं, या मेरे पास में इस तरीके का कुछ पॉइंट तैयार है दिमाग के अंदर। अब हम क्लास में यही तो करते हैं कि आपको हर चीज का ऐसे चार्ट नोट्स में इसलिए तो बनवाता हूँ, चीजों को इसलिए तो कंपेयर करता हूँ, उसको कहता भी हूँ कि भाई मैंने बना दिया है, बट तुम्हारे पास में ये कॉपी में बना होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में फिर ये ऐसा ही आता है और हमें तो पता है, इसलिए हम तुम्हें इस तरह से पढ़ाते हैं। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि जो जो चीजें हम क्लास में बोल रहे हैं उस चीज का आप अपने हिसाब से नोट्स बनाओ, इन नोट्स का हेल्प होती है लास्ट में। ठीक है, एक क्वेश्चन और आया देखो इसी में। अब ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन आया, सिंप्लीफाइड इनवॉइस के ऊपर क्वेश्चन आ गया। ठीक है, क्रिस्टल इज एबल टू इशू सिंप्लीफाइड और लेस डिटेल्ड वैल्यू एडेड इनवॉइसेस टू सम ऑफ देयर कस्टमर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट नीड टू बी शोन ऑन सच सिंप्लीफाइड इनवॉइस। अब सिंप्लीफाइड इनवॉइस का नॉर्मली जो क्वेश्चन आता है वो कंडीशन पर आता है कि सिंप्लीफाइड इनवॉइस आप कब इशू कर सकते हो या कब नहीं कर सकते हो। तो वहां हम कहते हैं कि जब तक आप वैट रजिस्टर्ड कस्टमर्स को 250 पाउंड से ज्यादा की वैल्यू के गुड्स सप्लाई नहीं कर रहे हो, तब तक आपके पास में ऑप्शन होता है कि आप सिंप्लीफाइड इनवॉइस दे सकते हो। बट यहां पे इन्होंने वो कंडीशन टेस्ट नहीं करी, यहां इन्होंने कहा कि चलो हम मान लेते हैं कि वो इशू कर सकती है, मान लो इज एबल टू इशू, कंडीशन सेटिस्फाइड होगी, तुम तो ये बताओ कि उस इनवॉइस पे अब क्या इंक्लूड करना है और क्या इंक्लूड नहीं करना है। तो देखो अब यहां पे थोड़ा सा लॉजिक भी लगाते तो काम होता है। सिंप्लीफाइड इनवॉइस है, सिंप्लीफाइड इनवॉइस का मतलब ज्यादा डिटेल में काम नहीं करेंगे, लेकिन एटलीस्ट जो सफिशिएंट इनफ इंफॉर्मेशन है वो तो इंक्लूड करनी पड़ेगी मेरे को। तो यहां पे देखो क्या पूछ रहा है वो, क्रिस्टल का वैट रजिस्ट्रेशन नंबर। देखो वैट रजिस्ट्रेशन नंबर के बिना तो काम चल नहीं सकता ना। जैसे इंडिया में भी है जीएसटी, अगर आप रजिस्टर्ड अगर ट्रेडर हो तो आपको अपने हर इनवॉइस के ऊपर जीएसटी नंबर कोट करना पड़ता है, तो वो चीज तो वहां पर भी होगी, वहां से लॉजिक लगा सकते थे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स सप्लाइड, भाई गुड्स तो लिखने पड़ेंगे ना, चाहे आप वैट लगाओ चाहे मत लगाओ, आपको ये तो बिल में लिखोगे ना कि भाई क्या माल मैंने सप्लाई करा है, क्या गुड्स मैंने सप्लाई करे, तो वो तो लिखना पड़ेगा। किसने सप्लाई करा है तो उनका नाम और एड्रेस, तो क्रिस्टल का नाम और एड्रेस ये भी इंक्लूड करना ही पड़ेगा। इन तीन के बिना तो कैसे फॉर्म बनेगा। लेकिन फिर बोल रहा है टोटल अमाउंट ऑफ वैट चार्ज। अब देखो सिंप्लीफाइड इनवॉइसेस हम किसको देते हैं, हम नॉर्मली नॉन वैट रजिस्टर्ड कस्टमर्स को देते हैं या लोअर वैल्यू आइटम्स देते हैं। तो वहां पर वैट का अमाउंट नहीं भी लिखोगे तो काम चल जाएगा। यहां से तुम्हारे हाथ में एक हिंट आ सकता था। और ये तो अच्छे लोग हैं, इन्होंने तो कुछ ज्यादा ऐसा दिक्कत वाले पॉइंट भी नहीं दिए। ठीक है, तो आंसर आपका डी, हाँ डी है, करेक्ट आंसर इज डी, टोटल अमाउंट ऑफ वैट चार्ज। ठीक है साहब, तो अब ये एक उन्होंने देखो नया टाइप का क्वेश्चन लाया। अब इस टाइप की एग्जामिनर रिपोर्ट पढ़ के मुझे पता पड़ता है कि भाई साहब ये चीज शायद मैं छोड़ के जाता एग्जाम में, क्योंकि बुक के अंदर छोटा सा पॉइंट दे रखा है कि भाई अगर आप डिटेल इनवॉइस बनाओगे तो ये चीजें इंक्लूड करना, लेस डिटेल में आप ये इंक्लूड कर सकते हो। मैं दिमाग लगाता नहीं, और देखो क्वेश्चन आ गया वहां से, कुछ भी चीज नहीं छोड़ सकते। और ये चीजें तुम्हें पता पड़ती है कि किन चीजों पर दिमाग लगाना है हमें। और ठीक है, लास्ट के डेज में इसलिए कहते हैं, और लास्ट का डेज का मतलब ये नहीं कि 3 दिन पहले 4 दिन पहले, कम से कम 25 दिन 20 दिन 15 दिन पहले तो आपको एग्जामिनर रिपोर्ट और टेक्निकल आर्टिकल पढ़ने चाहिए, ताकि आपको आइडिया लगे कि क्या और मुझे बचे हुए दिनों में कवर करना है। ठीक है साहब, क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या कर रहा है, ये उसी में आगे कंटिन्यू करना चाह रहा है। ये कह रहा है क्रिस्टल रजिस्टर्ड फॉर फ्लैट रेट स्कीम। ओहो, फ्लैट रेट स्कीम का क्वेश्चन आ गया। ऑन 1 November 2023 द रिलेवेंट फ्लैट रेट परसेंटेज फॉर क्रिस्टल्स ट्रेड इज 8.5% आफ्टर डिडक्टिंग अवेलेबल फर्स्ट ईयर डिस्काउंट। अब वैसे तो आप लोगों के कोर्स में मैं भी बोलता हूँ कि फर्स्ट ईयर डिस्काउंट का आपको पॉइंट इग्नोर करना है, वो एग्जाम में अगर होगा तो वो ऑलरेडी डिडक्ट करके फिगर देगा, तो उन्होंने दे दिया। ठीक है, आपको नहीं सोचना कितना मिलता है क्या मिलता है, आपको वो हमेशा बोलेगा कि ये एडजस्ट हम कर चुके हैं, आप उस फर्स्ट ईयर डिस्काउंट को इग्नोर कर सकते हो। तो अपने तो 8.5%, अब कितना डिस्काउंट मिला नहीं मिला, 1% डिडक्ट करा नहीं करा, वो हमें सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हमारी रेट 8.5% है। सेल्स फॉर द क्वार्टर एंडेड 31 January 2024 वर, टोटल सेल ऑफ द लेडीज क्लोथ्स स्टैंडर्ड रेटेड है 26,250 की, और टोटल सेल्स ऑफ चिल्ड्रंस क्लोथ जीरो रेटेड है 6,300 की।
दीज फिगर्स आर स्टेटेड एक्सक्लूसिव ऑफ वैट, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट लाइन है, नो डिस्काउंट फॉर ऑफर, ठीक है। तो ये आपकी सप्लाई है बट ये एक्सक्लूसिव ऑफ वैट है, इंपॉर्टेंट वर्ड। आपको बताना है व्हाट अमाउंट ऑफ वैट वाज पेबल बाय क्रिस्टल टू एचएमआरसी इन रेस्पेक्ट ऑफ द क्वार्टर एंडेड 31 जनवरी 2024। सिंपल, फ्लैट रेट स्कीम है। फ्लैट रेट स्कीम में आउटपुट वैट निकालने जाता है, वैट सॉरी आउटपुट वैट नहीं, वैट पेबल निकाला जाता है। आउटपुट और इनपुट का कंसेप्ट नहीं, हम सीधा वैट पेबल निकाल लेते हैं। वैट पेबल कैसे निकलता है, हम ये कहते हैं उसके अंदर, हम इसके लिए क्या कहते हैं, आपको अगर वैट पेबल का फिगर निकालना है तो आप सिंपली जो भी आपकी सप्लाई है स्टैंडर्ड रेट और जीरो रेट वाली, आप उनका वैट इंक्लूसिव फिगर ऐड कर दो बस। तो आपको टोटल वैट इंक्लूसिव टर्नओवर की जरूरत होती है और उसको आप मल्टीप्लाई करते हो आपकी फ्लैट रेट परसेंटेज से। जो भी आपका फ्लैट रेट परसेंट उससे मल्टीप्लाई करते हो, इससे आपके पास में आपका वैट पेबल निकल के आता है। तो देखो मेरे पास में जीरो रेट्स फिगर तो 6300, तो ये तो एज इट इज ऐड हो जाएगा, इसमें तो मुझे कुछ नहीं करना है। लेकिन ये जो 26250 है इसमें जरूर मेरे को वैट ऐड करना पड़ेगा, तो मुझे इसमें 20% का वैट ऐड करना पड़ेगा क्योंकि वैट एक्सक्लूसिव फिगर है। तो इसमें 20% वैट ऐड करेंगे और फिर वो जो फिगर आएगा यहाँ पे वो यहाँ लिखेंगे। तो 26250 इंटू 120 डिवाइड बाय 100 कर सकते हैं इसको। तो ये प्लस 6300 जो फिगर आएगा अब आपका, उसको आप मल्टीप्लाई कर देना 8.5% से, तो आपके पास में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये कितना होगा एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। 26250 इंटू 20%, ये 5250 ऐड करना पड़ेगा इसमें मेरे को। तो 26250 प्लस 5250 31500 का फिगर है ये, ठीक है ना सर। तो ये 31500 है, तो इसका मतलब 31500 प्लस 6300 इंटू 8.5%, ये है साहब। अब इसको आप ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 36 37 38 37800 37800 इंटू 8.5%, ये निकल के आएगा 3213 का ए। अब यहाँ पे बच्चों ने क्या गलती करी होगी, सीधे इनको ऐड करके मल्टीप्लाई बाय 8.5 कर दिया होगा, वैट इंक्लूसिव करा ही नहीं होगा, या दोनों को वैट इंक्लूसिव कर दिया होगा और वही उन्होंने कर रखा है। ऑप्शंस अलग अलग दे रखे, उसमें आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी होती है, ठीक है साहब। तो ये एक नॉर्मल सा वैट एक्सक्लूसिव का, अब देखो कितना इजी क्वेश्चन है, लेकिन बस वो ये ना कंसेप्ट टेस्ट कर रहे हैं, वो टेस्ट कर रहे हैं कि तुम्हें ये मतलब पता है, ये तुम्हें फॉर्मूला याद है कि नहीं कि वैट पेबल कैसे निकलता है। तुम्हें टोटल वैट इंक्लूसिव टर्नओवर चाहिए, तो वैट जुड़ा हुआ टर्नओवर, वो भी टोटल में। तो इसमें वैट तो 0% है तो जुड़ेगा भी 0, इसमें 20% इसमें जुड़ेगा 20%, ठीक है। ऐसा नहीं कि इसमें वैट जुड़ा नहीं है, लेकिन ये जीरो रेट पे है ना, तो इसमें वैट 0 जुड़ा है, ठीक है। और एग्जाम सप्लाई भी ऐड होती है क्योंकि टोटल टर्नओवर चाहिए, तो यहां पे अगर एग्जाम सप्लाई होती है तो भी ऐड करते हैं यहां पे, ठीक है। अब सेक्शन सी पे बढ़ते हैं। देखो सेक्शन सी का एक क्वेश्चन देगा जेसिका वाला। अब इसमें आपको ना प्रॉपर कमेंट्स मिलेंगे। The 10-mark higher skill question involved Jessica, an additional rate taxpayer. On 6th April 2023, she has made a lifetime gift consisting of both shares and cash to a trust, with the funds that then being held for the benefit of her two grandchildren aged 3 and 4. Although this question was generally well answered, the fact that the same share information had to be used for both CGT एंड IHT पर्पस कॉस्ट कंफ्यूजन। अब यहाँ पे इन्होंने क्या करा, इन्होंने यहाँ पे क्वेश्चन जो है उसमें बोला कि जेसिका करके एक एडिशनल रेट टैक्सपेयर है, उसने लाइफ टाइम गिफ्ट भी दिया है एंड कैश टू ट्रस्ट, तो शेयर्स का गिफ्ट दिया है और एक कैश दिया है ट्रस्ट को, और साथ साथ में विद द फंड्स बीइंग हेल्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ ट्रू ग्रैंड चिल्ड्रन, ये तो है ही है, और साथ साथ में कुछ चार्जेबल गेन का पॉइंट भी है। तो जो शेयर्स हैं उन पे 2 पॉइंट है, एक बार चार्जेबल गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करनी है और एक बार गिफ्ट लाइफ टाइम टैक्स के हिसाब से, लाइफ टाइम IHT के हिसाब से बात करनी है। अब यहां पे देखते हैं क्या हुआ, इससे कंफ्यूजन क्रॉस हुआ बच्चों को। दिस इज डिस्पाइट अ सिमिलर एग्जांपल बीइंग इंक्लूडेड इन हायर स्किल्स चार्जेबल गेन एंड IHT आर्टिकल। ओहो मजा आ गया। देखो क्या कह रही है कि यहां पर बच्चों को कंफ्यूजन क्यों हुआ, जबकि हमने तो ये इस टाइप का क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन ऑलरेडी टेक्निकल आर्टिकल में दे रखा था आपको। अब पता पड़ा आपको टेक्निकल आर्टिकल्स क्यों पढ़ने होते हैं। वो खुद कह रहे हैं कि देखो हमने आपको सिमिलर एग्जांपल, जैसा क्वेश्चन एग्जाम में आया है वैसा सिमिलर एग्जांपल आपको ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके थे आपके साथ में टेक्निकल आर्टिकल में।
आपने नहीं पढ़ा तो उसमें आपकी गलती है। अब आप बोलो, अगर तुमने नए वाले टेक्निकल आर्टिकल्स जो आए वो नहीं पढ़े और उसमें से एग्जाम में क्वेश्चन आता है और फिर वो क्वेश्चन अपन अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं, तो किसकी गलती है? प्रिपरेशन में अपनी कमी रह गई ना साहब। टेक्निकल आर्टिकल्स पढ़ने हैं, ठीक है साहब। इट इज इंपॉर्टेंट टू अप्रिशिएट दैट इंटरेक्शंस दैट कैन अराइज इन अ हायर स्किल क्वेश्चंस एंड रीडिंग पब्लिश्ड आर्टिकल्स एंड प्रैक्टिसिंग एग्जाम स्टैंडर्ड क्वेश्चन विल हेल्प टू दिस एंड। अभी एक एग्जांपल था, इसमें 3 मार्क्स की एक रिक्वायरमेंट दी थी उन्होंने बोला था आपको कैलकुलेट करना है सीजीटी टैक्स लायबिलिटी फॉर द टैक्स ईयर 23-24 जैसे कि 3 मार्क्स का ये रिक्वायरमेंट थी आपकी। तो 15 मार्क्स के क्वेश्चन में से 3 मार्क्स का ये एक पार्ट था। अब उन्होंने क्या बोला, देखो, द रिलेवेंट इंफॉर्मेशन टू पुल आउट फ्रॉम द क्वेश्चन इज दैट जेसिका मेड अ गिफ्ट ऑफ 1 लाख 1 पाउंड ऑर्डिनरी शेयर इन वैल्यूएबल लिमिटेड टू द ट्रस्ट। आपने 1 लाख शेयर्स का गिफ्ट करा है। अब देखो, लाइफ टाइम गिफ्ट है, आप गिफ्ट कर रहे हो शेयर्स का टू अ ट्रस्ट, आपको यहाँ पे वैल्यू निकालनी है, ठीक है। विथ वैल्यूएबल लिमिटेड हैविंग अ शेयर कैपिटल ऑफ 2,50,000, तो आपके पास में 1 लाख शेयर थे 2,50,000 में से, ठीक है। और ये जो गिफ्ट है तो 1 लाख डिवाइड बाय 2,50,000 करोगे तो ये 40% की वैल्यू आएगी। द गिफ्ट रिप्रेजेंट 40% शेयर होल्डिंग, यस, ठीक है। सो द रिलेवेंट डीम प्रोसीड्स आर बेस्ड ऑन 4 पाउंड। अब ये ना अपने को एग्जाम में वो पता है वो परसेंटेज दे रखे होते हैं कि 10% होल्डिंग का इतना वैल्यू है, 20% की इतनी वैल्यू है, 40 की इतनी, 50 की इतनी, 70 की इतनी, अलग अलग दे रखी होगी। तो अपने काम की क्या 40% वैल्यूएशन, 40% के हिसाब से वैल्यू आई 4 पाउंड की। खरीदे मैंने 1 पाउंड में थे, तो 4 - 1 3 पाउंड का गेन है, तो 1 लाख इंटू 3 लाख का आपका गेन हो गया। अब देखो, इतने से को कैलकुलेट करने के लिए द गेन इज सिंपली 3 लाख, क्योंकि 4 पाउंड में आपने बेचा है, ये आपकी वैल्यू है, गिफ्ट की वैल्यू, तो मार्केट वैल्यू निकालने के लिए 4 पाउंड की वैल्यू लेंगे तो मार्केट वैल्यू होगी 4 लाख। कॉस्ट आपने क्योंकि पार पे खरीदे थे तो 1 लाख शेयर की 1 पाउंड के हिसाब से 1 लाख की कॉस्ट, तो 4 लाख माइनस 1 लाख, 3 लाख का गेन आ गया। ये 3 लाख का गेन निकालने के लिए 2 मार्क्स दे रहा है 3 में से। और अब इसमें से आप डिडक्ट कर लो एनुअल एग्जाम अमाउंट। अब लास्ट ईयर का क्वेश्चन है ये, क्योंकि लास्ट ईयर तो 6,000 था, इस बार तो 3,000 हो चुका है, उसको लेस करा। और आपको ऑलरेडी बोल रखा था कि ये पर्सन एक हायर रेट टैक्स पेयर है, हायर रेट टैक्स पेयर है तो 20% पे टैक्स देंगे, यहाँ लिखा भी है सिंस जेसिका इज अ हायर रेट टैक्स पेयर एंड दैट गिव्स अ कैपिटल गेन फिगर ऑफ, आपको यहाँ पे बस इस 3 लाख का 20% निकालना है, 6,000 लेस करना है और फिर 20% निकालना है, तो वो 58,500 का फिगर आ जाएगा। बस इतने से करने के 1 मार्क्स और मिल जाते हैं। सोच लो, तुम सिर्फ ये कैलकुलेशन करके आ जाते हैं ना यहाँ पे कि 40% के हिसाब से वैल्यूएशन 4 का है, 1 पे मैंने खरीदे थे, 4 - 1 3 का गेन है, 1 लाख इंटू 3 3 लाख का टोटल गेन हो गया, 2 मार्क्स। और उसके ऊपर मैंने AE माइनस करके 20% से टैक्स निकाला, 1 मार्क्स और मिल गया। अब यहाँ पे चक्कर क्या, देखो उनके बोला प्रोवाइडेड द वैल्यूएशन बेसिस इज अंडरस्टूड। अब यहाँ पे आपको बस ये पता होना चाहिए वैल्यूएशन कैसे निकालते हैं। दैट शुड बी वेरी इजी एंड क्विक 3 मार्क्स। अगर आपको ये पता होता तो ये बहुत ही क्विक एंड इजी 3 मार्क्स होते, ठीक है साहब। The big problem for many candidates, of course, was that they used the IHT basis of valuation. बच्चों ने क्या करा, टैक्स बेसिस की जगह IHT वाला बेसिस निकाला। IHT में क्या करते हैं, वैल्यू बिफोर गिफ्ट माइनस वैल्यू आफ्टर गिफ्ट और डिमिनिशिंग वैल्यू निकालते हैं। बच्चों ने वो दिमाग लगा लिया, यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं। A fairly common error was to calculate the IHT tax value, inheritance tax value जो आती 9 लाख, देन डिडक्ट द करेक्ट कॉस्ट फिगर 1 लाख, तो आप 8 लाख का गेन बता रहे थे। अब ये 9 लाख कैसे आया ये इन्होंने बोला होगा, अभी नीचे बताएंगे। ये होगा आपका वैल्यू बिफोर गिफ्ट और वैल्यू आफ्टर गिफ्ट के बीच का डिफरेंस, ठीक है, तो ये गलत है। अब इसी क्वेश्चन का एक और पार्ट था, रिक्वायरमेंट बी, जो 4 मार्क्स की थी। इसमें बोला गया था आपको लाइफ टाइम IHT निकालना है, दैट विल बी पेएबल एज रिजल्ट ऑफ जेसिकाज मेकिंग बोथ गिफ्ट टू ट्रस्ट, जो हमने ट्रस्ट को गिफ्ट दिया उसके ऊपर निकालना है। तो यहां पे आपको निकालना था डिमिनिशन इन वैल्यू, क्योंकि यहां पर आप निकालते हो वैल्यू बिफोर गिफ्ट माइनस वैल्यू आफ्टर गिफ्ट, उससे आता है डिमिनिशन वैल्यू और वो आपका चार्जेबल अमाउंट बनता है। तो डिमिनिशन वैल्यू ऑफ जेसिकाज एस्टेट फॉर मेकिंग द गिफ्ट ऑफ कैश एलिमेंट ऑफ 2,50,000, तो इतना लिखने के 1 मार्क्स दे रहे हैं, 2,50,000 के 1 मार्क्स क्यों दे रहे हैं, इसलिए दे रहे हैं। देखो, this requirement was generally quite well answered, although very common mistake was to exclude 50,000 held with cash ISA account। बच्चे ने गलती क्या करी, ये पता है 250 के 1 मार्क्स क्यों दे रहे हैं, क्योंकि 2 लाख का तो गिफ्ट है, 50,000 का ISA का अमाउंट है। बच्चे ISA को करते थे एग्जाम, फिर वही ISA से आने वाली इनकम एग्जाम्प्ट है, लेकिन ISA तो मेरा इन्वेस्टमेंट है ना, IHT के अंदर तो असेट का पार्ट तो बनेगा ना वो मेरी, तो वो 50,000 बच्चों ने इंक्लूड नहीं करे, तो इसलिए इन्होंने यहाँ पे इस 2,50,000 को भी आइडेंटिफाई करने का 1 मार्क्स दिया कि तुमने 2 लाख और 50,000 दो गिफ्ट दे रखे होंगे, तुम्हें पता करना है कि तुम 2 लाख प्लस 2,50,000 2,50,000 को गिफ्ट मानते हो कि सिर्फ 2 लाख को मानते हो। वो 50,000 का गिफ्ट क्यों नहीं मानोगे, कुछ बच्चों ने क्या गलती क्यों करी, क्योंकि उनको लगा ISA है, ISA तो एग्जाम्प्ट होता है। अरे ISA एग्जाम्प्ट नहीं होता है, ISA से मिलने वाली इनकम एग्जाम्प्ट होती है बच्चों। ISA तो IHT में चार्जेबल एसेट होती है, CGT में एग्जाम्प्ट होती है, ठीक है। अब यही वो बातें हैं जो छोटी दिक्कत देती है
कि ISA में क्या करें, तो मैंने क्लास में वैसे भी इस चीज़ का रिवीजन चार्ट बना रखा है आपको। ISA अपन लिखते हैं, अपन क्या करते हैं, ISA में इंटरेस्ट, डिविडेंड एग्जम्प्ट, चार्जेबल गेन एग्जम्प्ट, IHT टैक्सेबल, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब ये आया आगे, ठीक है। देन 1 लाख शेयर्स आपने गिफ्ट करे थे, अब आप ये वैल्यूएबल लिमिटेड में बिफोर द ट्रांसफर जैसिका ओन्ड 1.5 लाख शेयर, तो वैल्यू बिफोर ट्रांसफर और वैल्यू आफ्टर ट्रांसफर। बिफोर ट्रांसफर 1.5 लाख शेयर थे, 1 लाख शेयर ट्रांसफर कर दिए, तो आफ्टर ट्रांसफर 50,000 शेयर है, तो 1.5 लाख शेयर है, 2.5 लाख शेयर थे कंपनी के टोटल मिला के, तो 60% की होल्डिंग हो गई। तो 60% होल्डिंग की वैल्यू दे रखी थी 7 की, और अब आपके पास बचे 5%, 50,000 शेयर, तो आपकी बची हुई वैल्यू हो गई 20% की। तो आफ्टर द ट्रांसफर जैसिका ओन 50,000 शेयर्स और 20% शेयर होल्डिंग वैल्यूड एट 3, तो वही है, पहले की वैल्यू 7 है, बाद की 3 है, तो पहले आपको 1.5 लाख इंटू 7, ये हो गई वैल्यू बिफोर गिफ्ट माइनस वैल्यू आफ्टर गिफ्ट, 5 लाख इंटू 3, यहां से आया 9 लाख। और बच्चों ने क्या करा, इस 9 लाख के ऊपर गेन निकाल दिया। अरे गेन के अंदर अपन लेके चलते हैं मार्केट वैल्यू, चार्जेबल गेन IHT में लेकर के चलते डिमिनिशन इन वैल्यू, फर्क है ना साहब। जब CGT निकालना है, अनकोटेड शेयर्स हैं नॉर्मल, ठीक है, वैल्यूएबल लिमिटेड है, अनकोटेड शेयर्स है, तो मैं यहाँ पे कहता हूं मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स चाहिए मेरे को, ठीक है। अब यहीं पे ध्यान रखना, अगर कोटेड शेयर होते तो फिर मैं एवरेज प्राइस लेके चलता, ठीक है ना, फिर वो जो आपकी कोर्ट्स हैं, हायर कोर्ट और लोअर कोर्ट का एवरेज ले लेते, मिड प्राइस जिसे अपन कहते हैं, ठीक। डन। अब फिर इसके बाद में क्या करना था, हाँ ये आगे 9 लाख, 2 मार्क्स इसके भी है, अच्छा 1 मार्क्स तो यहाँ पे 4 में से 1 मार्क्स दे रहा है वो 2,50,000 आइडेंटिफाई करने के, 2 मार्क्स दे रहा है 9 लाख आइडेंटिफाई करने के। लेकिन अब आपको क्या करना है, आपको तो IHT कैलकुलेट करना था ना, तो 1 मार्क्स बचा IHT की कैलकुलेशन का। कैलकुलेशन में अब देखो वही 2.5 लाख की ये एसेट है, 9 लाख की एसेट है, कुल मिलाकर के 11,50,000 की एसेट्स हो गई, यस। इसमें से आपने नील रेट बैंड डिडक्ट करा 3,25,000 का, और उसमें से आपने 20,000 का IHT माइनस कर लिया। अब कहते हैं इवन दो द रिक्वायरमेंट वाज टू इग्नोर इनहेरिटेंस टैक्स एनुअल एग्जम्पशन, कुछ बच्चों ने ये पढ़ा ही नहीं, क्वेश्चन में लिखा होगा कि इनहेरिटेंस टैक्स के एनुअल एग्जम्पशन को इग्नोर करो, बच्चों ने पढ़ा ही नहीं, और यहाँ पे क्या करा, इस 11,50,000 में से पहले 3,000 का एनुअल एग्जम्पशन लेस करा, और 3,000 का पिछले साल का भी कर लिया होगा, तो 6,000 लेस करा होगा, फिर 3,25,000 लेस करा, और फिर उसके ऊपर 20% से टैक्स निकाल दिया। क्यों 20% से, क्योंकि यहाँ पे ट्रस्टी टैक्स पे करने को रेडी हो रहे हैं, नहीं तो 25% पे। अब वो भी गलती करी कुछ बच्चों ने, यहाँ पे देखो लिखा है डिस्पाइट द सिनेरियो क्लियरली स्टेटिंग दैट द ट्रस्ट पेड द IHT, तो भी बच्चों ने 25% की रेट ले ली, 20/80 25% होता है, ठीक है ना, तो ये गलतियां कर रहे हो आप। अब ये पढ़ के मेरे को समझ में आता है कि देखो एग्जाम में वो मेरे से कंपैरिजन करवा सकता है कि सेम डेटा है, एक बार बोला चार्जेबल गेन के हिसाब से, तो मुझे चार्जेबल गेन का वैल्यूएशन रूल ध्यान रखना है, और एक बार बोल सकता है IHT, तो IHT का भी वैल्यूएशन रूल मुझे ध्यान में रखना है, ठीक है साहब। तो ये क्वेश्चन था आपके सामने। इसमें आगे क्या बोल रखा है, कैलकुलेट द रिडक्शन इन जेसिकाज इनकम टैक्स लायबिलिटी फॉर द टैक्स ईयर 23-24। अब 3 मार्क्स का जो बचा हुआ एक C सेक्शन था, उसमें बोला था कि आपको बताना है इनकम टैक्स लायबिलिटी में कितना रिडक्शन हुआ है बिकॉज ऑफ द गिफ्ट्स, जो आपने गिफ्ट्स ये दिए हैं उसकी वजह से। तो देखो गिफ्ट देने हैं शेयर के, तो शेयर के गिफ्ट्स के ऊपर डिविडेंड की इनकम बची होगी, उस पर आपको टैक्स देना नहीं पड़ा होगा, और आपके पास में जो ISA वगैरह आपने गिफ्ट करें उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट वगैरह मिला होगा, उस वैसे तो इंटरेस्ट तो एग्जम्प्ट ही होता है वैसे वहाँ पे, बट वो भी आपके यहाँ से चला गया। तो आपको बस यहाँ पे देखना है कितनी इनकम टैक्स लायबिलिटी में रिडक्शन हुआ है, कि अगर ये गिफ्ट नहीं करते तो ये सारी इनकम आपके हाथ में आती, तो कितना टैक्स लगता, किसी और को दे दिया है तो टैक्स देने से बच रहे हैं अपन। अब यहाँ दे रखा है देखो, सेविंग्स इनकम के लिए बोल रखा है क्वेश्चन में, देखो क्या रखा है, सेविंग्स इनकम के लिए बोल रखा है इफ द गिफ्ट्स had not been made, Jessica would have received savings income of 6,250 on cash held during the tax year 23-24, of which 1,250 would have been from ISA। तो 1,250 मेरे काम का नहीं, वो तो एग्जम्प्ट है, तो मेरे लिए काम की इनकम 5,000 से कम हो गई, मेरी सेविंग्स इनकम जो है वो 5,000 से कम हो गई है, ठीक है। तो 5,000 के ऊपर मैं हाई रेट टैक्स पेयर के अंदर हूँ, तो 40% से टैक्स देने से बच रहा हूँ मैं। डिविडेंड इनकम, इफ गिफ्ट हैव नॉट बीन मेड, जेसिका वुड हैव डिविडेंड इनकम ऑफ 24,000, दिस वॉज रिड्यूस टू 8,000 एज रिजल्ट ऑफ मेकिंग द गिफ्ट। अब क्योंकि आपने गिफ्ट दे दिया है तो 24 की जगह 8 हो चुकी है, तो आप 16,000 का टैक्स बचा रहे हो टेक्निकली यहाँ पे, ठीक है। देयर वर मेनी परफेक्ट आंसर्स टू दिस रिक्वायरमेंट, ऑल्दो आंसर्स वर ऑफन मोर कॉम्प्लिकेटेड देन दे नीड टू बी। अब ये गलती है, देखो एग्जामिनर साफ साफ कह रहे हैं बच्चों ने चीजों को ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर दिया, हमने तो इजी क्वेश्चन दिया था और अब पढ़ के लग भी इजी रहा है, लेकिन बच्चों ने वहां पे ना उल्टा फुल्टा दिमाग लगाया। तो यहाँ पे देखो आपको सिंपल सेविंग निकालनी थी। अच्छा जैसिका एक एडिशनल रेट टैक्स पेयर है क्या? हाँ जैसिका एक एडिशनल रेट टैक्स पेयर है। अच्छा ठीक है, तो एडिशनल रेट टैक्स पेयर है मतलब सेविंग्स इनकम के ऊपर तुम 45% के हिसाब से टैक्स बचाओगे
और डिविडेंड इनकम के ऊपर तुम 39.35 के हिसाब से टैक्स बचाओगे। ठीक है, बस ये ध्यान रखना है सर, हमें ये लिमिट्स याद नहीं रहेगी। टैक्स टेबल्स में अपने को मिल जाएगी कि इनकम टैक्स के अंदर एनएसआई इनकम, एसआई इनकम और डीआई की इनकम पे क्या टैक्स रेट है डिपेंडिंग ऑन आप किस स्लैब में आते हो, तो वहाँ पे ओपन करके देखो। तो सेविंग्स इनकम पे 5,000 के ऊपर 45% से 2250 बचाओगे, इसके 1.5 मार्क्स मिल जाएंगे। 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, 1.5 मार्क्स डिविडेंड की सेविंग्स पे। डिविडेंड में 16,000 की सेविंग हो रही है, इसके ऊपर 39.35 से टैक्स बचाओगे, ये हो जाएगा। अब कुछ बच्चों ने यहाँ पे दिमाग क्या लगा लिया, 1000 डिविडेंड नील रेट बैंड ऑफन कॉस्ट अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशन। लेकिन कितने अच्छे लोग हैं, अगर बच्चों ने फिर भी ये नील रेट बैंड 1000 की लेस करी तो भी फुल मार्क्स दिए। तो अगर 16 की जगह तुमने 15 लिखा, 16 की इनकम में से 1000 और लेस करके तुमने बोला कि 15 की इनकम है टैक्सेबल, तो भी मार्क्स दिए, अच्छे लोग हैं यार। बट ध्यान दिया था, कैंडिडेट शुड बी केयरफुल टू यूज द करेक्ट टैक्स रेट्स विच वर क्लियरली शोन इन द टैक्स टेबल्स अवेलेबल एग्जाम। अब यही गलती है, मैं कहा ना बच्चों ने ये करा होगा कि रेट नहीं देखी होगी। अब वो खुद कह रहे हैं कि भाई हमने तुम्हें रेट एग्जाम में दे रखी है, तुम उसको नहीं देख रहे हो, तो तुम्हारी गलती है ना इसमें, तो इसमें उनकी क्या गलती। ठीक है साहब, तो ये एक क्वेश्चन था जैसे। अब ऐसे एग्जाम में एक और क्वेश्चन आया हुआ शेल्डन करके, ये इनकम टैक्स का क्वेश्चन था। ठीक है, was based around Sheldon, who was employed by Luke Limited. This question was generally very well answered with a number of perfect responses. However, quite a few candidates failed to achieve fairly easy marks due to poor examination technique and or not reading the question carefully enough. साफ साफ कह रहे हैं कि या तो एग्जाम में आपने प्रॉपर टेक्निक से, प्रॉपर टेक्निक का मतलब क्या, वर्किंग नोट सही से नहीं बनाना, फ्लो को ध्यान नहीं रखना, ठीक है, ऊपर नीचे इंफॉर्मेशन को एक एक करके डील करने के बजाय मल्टीपल इंफॉर्मेशन को साथ में डील करने की कोशिश करी, वो टेक्निक खराब करी, या क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ा। अब ये 15वां सा क्वेश्चन था, यहाँ पे आपको बोला गया था कैलकुलेट करना है इनकम टैक्स पेबल बाय शेल्डन फॉर द टैक्स ईयर 23-24। ऑल्दो देयर वर वेरियस वेज ऑफ अप्रोचिंग दिस क्वेश्चन। ठीक है, द इजिएस्ट वन वॉज टू हैव अ मेन कंप्यूटेशन, जो हम करते हैं, मैं आपको ये बोलता हूँ सबसे पहले कंप्यूटेशन कर दो, फिर वर्किंग नोट लिखते जाओ नीचे, विथ वर्किंग फॉर एम्प्लॉयमेंट इनकम एंड प्रॉपर्टी इनकम। क्योंकि ये एम्प्लॉई है तो एम्प्लॉयमेंट इनकम निकालनी पड़ेगी, तो इन्होंने कहा कि एक वर्किंग नोट बना लेते हैं एम्प्लॉयमेंट इनकम का, एक बनाते हैं प्रॉपर्टी इनकम का। ऑफ कोर्स मेनी स्टूडेंट्स हैव अ लॉट मोर वर्किंग देन दिस which would have taken more time and made it more difficult to keep track of all relevant figures. As regards poor examination techniques, one of the main problem here was not showing workings. If workings are shown, marks will still be given even if an arithmetical mistake is made. और भाई साहब इस लाइन को तो अंडरलाइन करना बनता है, हाईलाइट करना बनता है साहब, अंडरलाइन तो कर लिया, हाईलाइट करना बनता है। क्या कह रहे हैं, देखो वो इतने अच्छे लोग हैं यार, वो कह रहे हैं कि अगर तुमने वर्किंग बताई होती एग्जाम के अंदर, तो इवन दो तुम्हारी वर्किंग में अर्थमेटिकल एरर होता, हम स्टिल तुम्हें मार्क्स दे रहे थे। क्या बढ़िया बात करिए। देखो एग्जांपल भी दिया, जैसे एक बच्चे का एग्जांपल दिया उन्होंने कि देखो हमने एग्जांपल में एग्जाम में एक बच्चे ने ऐसा कुछ करा था तो भी हमने मार्क्स दिए। एग्जांपल दिया है, फॉर एग्जांपल वन कैंडिडेट इनकरेक्टली शोड द बेनिफिशियल लोन। बेनिफिशियल लोन के लिए ना इंटरेस्ट अपन निकालते तो अपन कहते हैं एवरेज मेथड में ओपनिंग बैलेंस प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 से एवरेज आ जाएगा, एवरेज इंटू 2.25%, और जितने महीने का लोन है उस हिसाब से टाइम पोर्शन करना पड़ता है। यहाँ पे बच्चे ने क्या गलती करी, शोन एज बेनिफिशियल लोन एज 80,000 जो शायद ओपनिंग रहा होगा माइनस 72, प्लस करना था ना, एवरेज निकालना था, एवरेज में माइनस की जगह प्लस, इतना सा फर्क कराई। देखो ये बोल दिया इन्होंने कि यहाँ लगा दिया माइनस जबकि लगाना था प्लस, तो भी मार्क्स दे दिए। कितने 1.5 मार्क्स का ये क्वेश्चन था, हमने 1 दिए हैं उसको, क्यों, क्योंकि वर्किंग नोट बनाया। भाई साहब देख रहे हो कैलकुलेशन गलत हुई, ठीक है, आपने इतनी सिली मिस्टेक करी है, उसके भी मार्क्स दे रहे हैं। क्यों, क्योंकि आपने प्रॉपर वर्किंग नोट बनाया जो उनको चाहिए था। उनको चाहिए आपसे ये था कि आपको टोटल इनकम निकालनी है, उसकी 2 टाइप की इनकम है, एक एम्प्लॉयमेंट, एक प्रॉपर्टी इनकम। आप एम्प्लॉयमेंट इनकम में सारी इनकम के पॉइंट लिख रहे हो, एम्प्लॉयमेंट इनकम में आपने लिख दिया कि बेनिफिशियल लोन है, उतना आइडेंटिफाई करने के दे दिए मार्क्स। अब बच्चे कहते हैं वर्किंग नोट नहीं बनाया। मैं हमेशा कहता हूं पहले वर्किंग नोट, आज की क्लास में भी यही बात चल रही थी, मैंने कहा था पहले अपन वर्किंग करेंगे सारी, फिर मेन कंप्यूटेशन के ऊपर आएंगे, क्योंकि वर्किंग बनने के मार्क्स मिल जाएंगे, और एग्जाम में जब लास्ट क्वेश्चंस में टाइम कम होता है तो वर्किंग नोट बनाने के ज्यादा मार्क्स होते हैं। देख लो तुम्हारे सामने ये चीजें हैं, ये चीजें पता तभी तो पड़ेगी जब आप एग्जामिनर रिपोर्ट्स पढ़ोगे, आप देखोगे कि एग्जामिनर आपसे क्या एक्सपेक्ट करके चल रहा है, एग्जाम टीम आपसे क्या चाहती है। आगे बढ़ते हैं। As regards not reading the question carefully enough, there were 2 quite common mistakes made that were costly in terms of marks. जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है
Luke Limited provided Sheldon with living accommodation, even though the question stated that living accommodation was provided throughout the tax year 2024. A number of students misread the subsequent statement that Sheldon first moved into the property for 1st January 2023. They took it to be 1st January during the tax year. अरे यार ये क्या मिस्टेक करके आए हो। अपना ये क्वेश्चन 23-24 वाले टैक्स ईयर का था। 23 वाला टैक्स ईयर आपका स्टार्ट हुआ होगा 6 अप्रैल 2023 को। अगर वो 1 जनवरी 2023 में आ भी जाए तो क्या फर्क पड़ रहा है, वो मेरे करंट ईयर में तो पूरे साल रह ही गया ना। और क्वेश्चन बोल भी रहा था कि लिविंग अकोमोडेशन वाज प्रोवाइडेड थ्रू आउट द टैक्स ईयर। बच्चों ने क्या करा, बच्चों ने यहाँ पे मान लिया कि नहीं ये जनवरी 2023 नहीं जनवरी 2024 होगा, और 3 महीने के हिसाब से प्रपोर्शन करके आ गए, क्योंकि अपना टैक्स ईयर खत्म हो जाएगा ये 5 अप्रैल 2024 को। तो उनको लगा कि 1 जनवरी 2024 से 5 अप्रैल 24 तक रुका है, तो 3 महीने। अब ये देखो कितनी कॉमन मिस्टेक है, और बहुत सारे बच्चों ने करा है, ठीक है। और ये क्यों लिखा है, कॉमन मिस्टेक है, मतलब ये गलती बच्चा कर रहा है। अब देखो क्या दिमाग है, ये कब होता है पता ना, मैंने आपको बोला भी था, अभी मैंने वीडियो भी बना के डाली थी कि भाई आप लोगों को लास्ट 25 डेज की अगर स्ट्रैटेजी चाहिए तैयारी करने के लिए, तो वहां पर मुझे एग्जाम सिचुएशन में सिमुलेट करके पेपर सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि ये मिस्टेक्स तब होती है जब मेरा दिमाग उस सिचुएशन को, उस हाई स्ट्रेस सिचुएशन को जिसमें टाइम की बाउंडेशन है, मैं एक एनवायरनमेंट में हूँ जहाँ पे अगर आप रिमोट दे रहे हो तो कमरा बंद है, आप किसी से बात नहीं कर सकते, फ़ोन नहीं है आपके पास में, ठीक है, ऑब्वियसली नहीं होना चाहिए, ठीक है, और आप बिल्कुल सिर्फ आपको फोकस करना है, और आपने ब्रेन को ट्रेन ही नहीं करा कभी ऐसा। हम तो भाई क्वेश्चन करते करते भी सर कान में कितनी बार गाने चला देते हैं, स्पीकर पे गाने चल रहे हैं, दोस्तों से बात करते रहते हैं, इंस्टाग्राम स्क्रॉल होता रहता है, ठीक है, तो ब्रेन को आदत है एंटरटेनमेंट की, वो एक्स्ट्रा कुछ की, और दिमाग उसी में लग रहा है, क्वेश्चन पे दिमाग नहीं लग रहा है। तो जब तक ब्रेन की ट्रेनिंग नहीं होगी तब तक कैसे काम चलेगा। ये देखो ये ऐसी सिली मिस्टेक करती। एक और मिस्टेक बच्चों की हुई बता रहे हैं, फॉर द प्रॉपर्टी इनकम एक्सपेंसेस it was stated that Sheldon's expenditure was 35,800 for the tax year 23-24. This figure included 3 amounts, only one of which was disallowable. 1,600 for legal fees in relation to the grant of a 5-year lease. The deduction was therefore a quite straightforward 35,800 minus 1,600, 34,200. However, many candidates either ignored the total figure of 35,800, deducted 35,800 along with some or all of the other figures. वाह भाई साहब, अब देख लो ये भी गलती कर दी। आपको साफ साफ बोला गया था कि भाई लीगल फीस है, ठीक है, इन रेस्पेक्ट ऑफ ग्रांट ऑफ अ 5-year लीज, ये अपने लिए डिडक्टेबल इनकम नहीं होती है, आपने डिडक्ट कर दिया, तो डिडक्ट करा तो गलत फिगर हो गया, ठीक है साहब। इसके अलावा और क्या कर रहे हैं, और भी कुछ एडजस्टमेंट होंगे, बट देयर वर 2 marks फॉर करेक्ट डिडक्शंस बट इनकरेक्ट वेरिएशन जनरली स्कोर्ड पोरली। अब वही आपने अगर गलती से लीगल फीस आपने लेस करी होगी, ठीक है, तो मतलब आपको डिसअलाउड थी तो आपको लेस नहीं करनी थी, आपने कर दी तो गलती होगी आपके लिए। अब कहते हैं कैंडिडेट शुड जनरली अवॉइड पुटिंग डिटेल्ड वर्किंग्स विद इन द वन सेल बिकॉज इट इज वे टू इजी टू मेक अ मिस्टेक विद द सिंटेक्स। अब ये कह रहे हैं फॉर्मूले के साथ में, ठीक है, कभी कभी बच्चे कहते हैं ना वर्किंग वगैरह एक ही कॉलम में, एक्सेल में भी लिखने का तरीका होता है, हम क्लास में इसलिए तो प्रैक्टिस करते हैं कि भाई एक सेल में आप लिखोगे क्या कर रहे हो, फिर उसकी वर्किंग, फिर उसका आंसर। बच्चे क्या करते हैं, जिस सेल में लिख रहे हो उसी में उसका आंसर वर्किंग दिखा देते हैं और फिर कहते हैं कि इधर आंसर आना चाहिए, वहाँ पे गलतियाँ हो जाती है। तो वही कह रहे हैं जैसे यहाँ पे हुआ कि भाई बच्चों ने सारी इन्फॉर्मेशन एक सेल में लिख ली, जिसकी वजह से सिंटेक्स में दिक्कत होगी, मतलब आपके फॉर्मूले में दिक्कत होगी। रेफरिंग टू द बेनिफिशियल लोन वर्किंग, वन मिस्टेक दैट क्रॉप्ड अप विद सेवरल टाइम्स वाज, आपने फॉर्मूला गलत लगाया। ये देखो बच्चों ने लिखा सही है 80,000 प्लस 7,200 डिवाइड बाई 2, लेकिन तुम भूल गए ये एक्सेल है, एक्सेल में कमांड गलत चला गया ना। अब वो क्या कर रहा है पता है, वो पहले इसको डिवाइड करेगा फिर 80 से प्लस करेगा, जिसका आंसर 1,16,000 होता है, जबकि तुम्हें सिर्फ इतना करना था कि 80 प्लस 72 को ब्रैकेट में डाल के फिर डिवाइड बाई 2 करना था। मैं बोल भी चुका हूँ, ये पर्टिकुलर सेम चीज मैंने क्लास में कवर करी है, जब हमने इस टाइप के क्वेश्चंस कर रहे थे तो मैंने बोला भी था कि एक्सेल में जब आप ये लिख रहे हो तो ब्रैकेट का ये ध्यान रखना, और ऐसे ही पावर में भी ध्यान रखना होता है कि जब मैं पावर भी लगाता हूँ किसी चीज की तो वो पावर का ब्रैकेट भी ब्रैकेट में होना चाहिए। जैसे मुझे पावर देनी है किसी की 3/4, तो मैं पावर 3/4 नहीं लिखता, मुझे ब्रैकेट में पावर का सिंबल लगा के ब्रैकेट में 3/4 लिखना पड़ता है। ये एफएम वाले ध्यान रखना। तो ये एक छोटी सी मिस्टेक, इस चक्कर में आपने सब सही करा है बट आंसर गलत आ रहा है। कैंडिडेट वुड रश देयर रिस्पॉन्सेज, इसके अलावा एक और दिक्कत थी, समटाइम्स फेल टू स्पॉट द ऑब्वियस बिफोर टेकिंग अकाउंट ऑफ दीज बेनिफिट्स अदर इनकम। शेल्डन हैज ग्रॉस एनुअल सैलरी ऑफ 1,33,000। This level of income by itself meant that Sheldon was not entitled to any personal allowance.
बच्चों ने सोचा ही नहीं कि भाई 1,33,000 की तो सिर्फ सैलरी है, बेनिफिट्स वगैरह ये प्रॉपर्टी इनकम छोड़ के, तो एडिशनल रेट टैक्स पेयर पे हो, ऑलरेडी आपकी इनकम ज्यादा है, पीए मिलेगा नहीं, बच्चे फिर भी पीए लेके चल रहे हैं। ठीक है, पर्सनल अलाउंस वाज सम टाइम गिवन रिगार्डलेस एंड द टैक्स रेट अप्लाइड टू शेल्डन्स डिविडेंड इनकम वाज सम टाइम नॉट 39.35%, हाई रेट पे, एडिशनल रेट पे लगाने के बजाय हाई रेट पे लगा दिया होगा, 33 वाली लगा दी होगी। लुकिंग एट सम ऑफ द अदर हाफ मार्क्स ऑन दिस क्वेश्चन, अब इसमें कुछ जगह पर हाफ मार्क्स और थे, जैसे हाफ मार्क्स फॉर द यूज ऑफ लूक लिमिटेड कंपनी जिम बीइंग एन एग्जाम बेनिफिट, तो आपको लिखना था कि भाई एग्जाम बेनिफिट है, ठीक है, कंपनी प्रोवाइडेड जिम में एग्जाम है, वहां पे लिख के 0 करना था, ये एग्जाम लिखना था बस। हाफ मार्क्स फॉर लिविंग अकोमोडेशन रनिंग कॉस्ट ऑफ 850 was sometimes not given because this figure was deducted rather than treated as a benefit। अरे यार, ये रनिंग कॉस्ट तुम्हें कंपनी एक्स्ट्रा बेनिफिट के रूप में दे रही ना, तो तुम्हें तो ऐड करना था, बच्चों को लगा ये हमने पे कर रखा है, हम रनिंग कॉस्ट के लिए पे कर, रनिंग कॉस्ट के लिए पे कर रहे हो तो कौन सा डिडक्शन है? तुम अगर अपने एम्प्लॉय को रेंट पे कर रहे हो इस लिविंग अकोमोडेशन को यूज करने के लिए, तो हम कहते हैं कि आप लेस कर सकते हो। तो ये बेसिक मिस्टेक हो गई। हाफ मार्क्स फॉर डिडक्टिंग 3000 12 2015 12 दैट शेल्डन पे टुवर्ड्स, अभी देखो ये आपने जो पे कर रखा है ना रेंट, वो लेस करना था, बच्चों ने कितनी बार करा ही नहीं है, कितनी बार इसमें भी वही 12 महीने की जगह वो 3 महीने वाला दिमाग लगा लिया, तो यहाँ पे भी 3 महीने कर दिए होंगे उन्होंने। फिर कहते हैं हाफ मार्क्स फॉर द मेडिकल इंश्योरेंस बेनिफिट ऑफ 890 वाज समटाइम नॉट गिवन ड्यू टू दिस इनकरेक्टली बीइंग ट्रीटेड एज एन एग्जाम बेनिफिट। मेडिकल इंश्योरेंस का मैंने बोल रखा है साहब, अगर कोई स्पेशल मेडिकल इंश्योरेंस मिलता है तो एग्जाम नहीं है, मेडिकल एक्सपेंसेस 500 पाउंड तक के एग्जाम है, मेडिकल इंश्योरेंस और मेडिकल एक्सपेंसेस में फर्क है। The half marks for the reimbursement business expenditure of 600 pounds was sometime not given because this was either treated as taxable deductible। अच्छा, कुछ बच्चों ने इसको टैक्सेबल मान लिया था और कुछ बच्चों ने इसको डिडक्टेबल माना, जबकि वो ऑब्वियस ही बात है, आपको पता है रिम्बर्स कराया आपने बिजनेस एक्सपेंडिचर को, तो इसको अपन ऐड करेंगे अपनी इनकम के अंदर, ठीक है, और उसके बाद में फिर उसमें से जो अलाउड फिगर है वो लेस कर देंगे। नॉट अचीविंग फ्यू हाफ मार्क्स में नॉट साउंड दैट सीरियस, कि आपने ये सब नहीं करा होगा तो ठीक है सर मैं तो बड़े बड़े क्वेश्चन कर लूंगा, वही चक्कर है। इफ डन अ फ्यू टाइम्स इट कैन इजीली बी द डिफरेंस बिटवीन अ मार्जिनल फेल एंड अ पास मार्क। ये उस बच्चे को पढ़ाना जिसके 49 आए, कि अगर ये जो 4 पॉइंट है या 5 पॉइंट है, इनमें से अगर 1 या 2 वो सही कर देता तो वो 49 की जगह 50 पे होता, तो उसको समझ में आएगी इन चीज़ों की अहमियत। आप लोगों के पास ऑप्शन है कि वो 49 वाली हालत अपने साथ ना हो, तो इन बातों का पहले ही ध्यान रख लो, ठीक है। ये अपने पास में एक और क्वेश्चन है, कॉप लिमिटेड का कॉर्पोरेशन टैक्स का भी अभी क्वेश्चन इन्होंने डिस्कस कर रखा है। The corporation tax question was generally very well answered with many candidates scoring high marks. The question required candidates to calculate Corp Limited's trading losses and taxable total profit for 3-month period। अब यहाँ पे दिक्कत आ गई, कंपनी में 3 मंथ्स का अकाउंटिंग पीरियड दे दिया, शॉर्ट अकाउंटिंग पीरियड है, तो फिर हमें ना वो लिमिट्स वगैरह का ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है, लोअर लिमिट अपर लिमिट को भी डिवाइड करना पड़ेगा। रिक्वायरमेंट्स है 15वां सा क्वेश्चन था, कैलकुलेट कॉप लिमिटेड टैक्सेबल टोटल प्रॉफिट फॉर द 3-month पीरियड एंडेड 31 December 2023 एज फॉर द इनकम टैक्स क्वेश्चन। देयर वर वेरियस वेज ऑफ अप्रोचिंग दिस क्वेश्चन, अगेन द इजीएस्ट वन वाज टू हैव अ मेन कंप्यूटेशन, वही, एंड वर्किंग आउट द ट्रेडिंग लॉस with this then extended to include chargeable gain and qualifying charitable donation in order to arrive at the figure of taxable total profit। capital allowance and chargeable gain both warranted separate working। तो देखो इस क्वेश्चन में बेसिकली अगर आप अप्रोच लेके चलते हैं तो मैं क्या करता, मैं पहले तो लिखता कंप्यूटेशन ऑफ टीटीपी, एक वर्किंग नोट नंबर 1 बना देता, ठीक है, लिमिट्स को लेकर के, ठीक है, लोअर लिमिट अपर लिमिट की। एक वर्किंग नोट नंबर 2 बनाता लॉस मेमोरेंडम, क्योंकि लॉस की बात कर रखी है, और क्वेश्चन में क्योंकि चार्जेबल गेन के बारे में बात कर रखी है अलग से, तो चार्जेबल गेन का एक वर्किंग नोट हो जाता, ठीक है। और क्यूसीडी को लेके भी कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है, वो पूछना चाह रहे होंगे कि क्यूसीडी मिलेगा नहीं मिलेगा, तो फिर मैं एक वर्किंग नोट नंबर 4 और बनाता क्यूसीडी को लेकर के। इस तरीके से काम करते अपन, इसमें एक वर्किंग नोट और बनता यहीं पे, वर्किंग नोट नंबर 5 ऑगमेंटेड प्रॉफिट का, हाँ वो लास्ट में बनता, क्योंकि उसके लिए मेरे को टीटीपी का फिगर चाहिए था, ठीक है ना, टीटीपी प्लस डिविडेंड फ्रॉम नॉन एसोसिएटेड कंपनीज वाला पॉइंट चाहिए होता उसके लिए।
ठीक है साहब। तो ये अपन इस तरीके से एक क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं। अब यहाँ पे जैसे बोल रखा है इन रिगार्ड्स टू द मेन कंप्यूटेशन देयर वर टू पर्टिकुलर इश्यूज विच समटाइम कॉस्ट प्रॉब्लम्स, कैंडिडेट वर इंस्ट्रक्टेड टू इंडिकेट बाय यूज ऑफ जीरो, जो अपन करते हैं, एनी आइटम विच डू नॉट रिक्वायर एडजस्टमेंट। ये मैंने बहुत बार बोल रखा है कि ट्रेडिंग प्रॉफिट के इंडिविजुअल और कंपनी में जब भी आप कैलकुलेशन कर रहे हो, इवन एम्प्लॉयमेंट में, जिसका एडजस्टमेंट की जरूरत ना हो वहां पे लिख के जीरो करा करो, तो वो मार्क्स है। ठीक है, देयर वर इनफैक्ट 5 आइटम्स ऑफ एक्सपेंडिचर वेयर नो एडिशनल रिक्वायरमेंट, नो एडजस्टमेंट वाज रिक्वायर्ड बिकॉज दे वर अलाउबल, रिप्रेजेंटिंग अ टोटल ऑफ 2.5 मार्क्स। हर जीरो के आधे मार्क्स थे, 5 पॉइंट थे, जीरो लिखने थे बस, 2.5 मार्क्स मिल जाते। नहीं लिखे, ये सोचने के बाद चलो एग्जाम है तो क्या लिखना, क्यों लिख के जीरो करते मिलते ना मार्क्स। A number of students did not do as instructed and therefore would not have gained these very easy 2.5 marks even if remainder of their working were correct। और सुनो, पता है तुम अगर इतना भी करते ना कि वो मेन कंप्यूटेशन के अंदर सिर्फ बाकी कल जैसे लास्ट का सर 10 मिनट बाकी है, टाइम नहीं ज्यादा, अपन ने सिर्फ ये कर लिया होता वर्किंग नोट नंबर 1 में लिवाइस लिमिट 3/12 वाली, ठीक है, और इधर कंप्यूटेशन के अंदर मैंने जो जो फिगर जीरो वाले वो लिख के जीरो भी लिख लिया होता, बाकी कुछ नहीं करा है, तो भी 2.5 और 2 मार्क्स मेरे को कम से कम 4.5 मार्क्स मिल जाते हैं यहाँ पे। With this type of answer containing both additions and deduction, candidate should be very careful to indicate which is which. Single column approach with deduction shown clearly as such on spreadsheet avoids any confusion। जो मैं कहता भी हूँ, अपन ये भी कहते हैं कि अपन स्टार्ट करेंगे वही, इस बार नाम चेंज हो चुका है, प्रॉफिट बिफोर इनकम टैक्स से स्टार्ट होगा, ठीक है ना, प्रॉफिट बिफोर इनकम टैक्स से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद में आप जो भी आपको एडिशंस करने हैं, जो भी डिडक्शंस करने हैं, वो आप अलग अलग से लिखोगे, ठीक है, और उसके बाद में आपके पास में जो टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट है वो आ जाता है, ठीक है। दोज कैंडिडेट्स who did not show the deduction clearly invariably had problems when it came to showing totals with the negative entries. This was sometimes difficult for markers to determine whether a figure was a plus or a minus। और ये मैं कहता भी हूँ, जो लेस वाले फिगर हैं आप हमेशा यहाँ पे ना कॉलम भी 2 बनाया करो, और इवन एक वर्किंग का कॉलम और बना दो पहले, अगर कहीं पे वर्किंग बतानी है। इवन वो जो वर्किंग का कॉलम है ना, वो नोट के नाम पे भी काम आ जाता है। तो मैं यहाँ पे एक वर्किंग का कॉलम बनाऊंगा, एक अमाउंट और एक फाइनल अमाउंट। तो जैसे मुझे ऐड करने, तो सारे ऐड वाले फिगर यहाँ लिखूंगा, फिर इसका सम यहाँ लिख दूंगा, ठीक है। ऐसे लेस वाले जो फिगर है वो पहले अंदर लिखूंगा मैं, लेस नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, इनका सम फिर यहाँ आ जाएगा, और यहाँ लास्ट में फिर आंसर आ जाएगा नेट। तो ये 2 कॉलम अप्रोच लेके चलनी पड़ती है, और एक वर्किंग का कॉलम अलग बना देते हो, 3 कॉलम अप्रोच हो जाती है। बट इससे कम से कम देखने वाले को समझ में तो आता है कि करा क्या तुमने। और वो ये कह रहे हैं कि एग्जामिनर्स को समझ में ही नहीं आया कि कौन सा फिगर प्लस है कौन सा माइनस है, क्योंकि बच्चों ने इंडिकेट नहीं कर रखा है। One another point to bear in mind is that candidate should answer a question in the order in which information is provided. The information was provided in order: 1 donation, 2 legal and professional fees, 3 promoted cost, 4 annual party। तो आपको लिखने भी तो ऐसे ही थे। ये तो मैं भी कहता हूँ कि जब एग्जाम क्वेश्चन आपके पास में आया जिसमें आपको मल्टीपल मशीनरी की, वहां से कॉपी करो, इधर पेस्ट करो एक्सेल में, तो आपको एज इट इज वो फ्लो मिल जाएगा। वो आपने करा नहीं होगा, यहाँ पे लिखा भी है, सो एडजस्टमेंट शुड फॉलो द सेम सीक्वेंस। If this approach is followed, it allows markers the opportunity to sometime award a mark where an obvious mistake has been made। क्या कह रहे, देखो इस वजह से आप, क्योंकि आपने उनका काम आसान करा है तो उनको अच्छा लग गया और उन्होंने मार्क्स दे दिया कि ठीक है छोटी मोटी मिस्टेक है, चलो छोड़ो यार, मेरा काम आसान करा ना, मेरे को सब चीजें लाइन वाइज दिख रही है, मेरे को ज्यादा ऊपर नीचे सोचना नहीं पड़ रहा, तो वो मार्क्स दे देता है। एग्जामिनर का काम आसान करना है साहब, एग्जामिनर का काम आसान करोगे तो मार्क्स मिलेंगे, ठीक है साहब। अब देखो क्या बोला आगे, कैपिटल अलाउंसेस के लिए बोल रखा था, अब इसमें कैपिटल अलाउंस कैलकुलेट करने को बोला होगा, तो उसमें बोला है द फैक्ट दैट द अकाउंटिंग पीरियड was only 3 months। तो कैपिटल अलाउंस में भी ध्यान रखना है, AIA का फिगर आपको 3/12 करना था, WDA जो मिल रहा होगा वो भी 3/12 करना पड़ा होगा। तो ये एनुअल इन्वेस्टमेंट को 3/12 करेंगे, 2.5 लाख हो जाएगा, ये गलती कर दी होगी। फिर लेकिन हाँ, FIA फर्स्ट ईयर अलाउंस जो अपने को मिलता है उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है न्यू कार के ऊपर। इवन अगर कंपनी है सुपर, अपने को अगर वो 100% फुल एक्सपेंसिंग, सुपर डिडक्शन तो अब बंद हो चुका है, उसी जगह आपको 100% फुल एक्सपेंसिंग मिलता है, या स्पेशल पूल के असेट्स के ऊपर AIA के बाद में 50% FIA मिलता है, तो उसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं लगता है। और जो आपका WDA है उसमें रिस्ट्रिक्शन लगाना पड़ेगा, ठीक है। Despite these complications, quite a number of students correctly calculated the capital allowance figures for 5 marks, which में with many achieving 4 to 4.5 मार्क्स। तो कैपिटल अलाउंस की जो, सिर्फ कैपिटल अलाउंस का जो वर्किंग नोट है ना साहब, उसके 5 मार्क्स थे 15 में से। तो देखो इस क्वेश्चन को अगर तुम ध्यान से सोचो तो देखो 5 मार्क्स तो कैपिटल अलाउंस के दे दिए उन्होंने,
15 मार्क्स का क्वेश्चन था, 4.5 मार्क्स तो यहाँ थे, ये जो छोटे मोटे पॉइंट्स है ना, ये 2.5 मार्क्स, सॉरी 2.5 मार्क्स से जीरो वाले पॉइंट्स के जिनका एडजस्टमेंट करना ही नहीं है। तो अगर मैंने सिर्फ ये काम भी अच्छे से करा होता, ठीक है, ये जीरो वाले पॉइंट लिख के आ गया होता, फॉर्मेट अच्छे से बनाया होता, रिवाइज लिमिट निकाली होती, ठीक है, और कैपिटल अलाउंस करा होता, तो 5, 2.5 और 2, ठीक है, लगभग 9.5 मार्क्स तो मेरे आ चुके थे, या 9, चलो एक आधा मिस्टेक हो जाती तो भी 8 तो आ सकते थे। अब इसके बाद में क्या था, द मेन प्रॉब्लम वॉज दैट, अच्छा इसमें मेन प्रॉब्लम थी, एक कार थी इन स्पेशल रेट पूल विच वॉज बॉट फॉर 57,000 एंड सोल्ड फॉर 50 ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड डिस्पाइट दिस बीइंग ओनली एसेट इन द स्पेशल रेट पूल। ओहो, there was not a balancing adjustment but instead a written down allowance calculated as normal। यही तो गलती कर दी। क्वेश्चन बोल रहा है कि स्पेशल रेट पूल में सिर्फ एक असेट है कार, और वही बेच दी। बैलेंसिंग, बच्चे गलती करते हैं क्योंकि होता है नॉर्मली जो बैलेंसिंग एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन है वो सिसेशन के टाइम पे आते हैं, जब बिजनेस बंद हो रहा होता है। तो बच्चे ये अज्यूम कर लेते हैं इनएविटेबली कि मुझे बैलेंसिंग एडजस्टमेंट तभी करना है, बैलेंसिंग चार्ज या बैलेंसिंग अलाउंस का, जब बिजनेस बंद हो रहा है। ऐसा कंपल्सरी तो नहीं है ना, तो ये चीज़ अपने को ध्यान रखनी थी। अब इसमें चार्जेबल गेन के लिए कहते हैं, पॉइंट था चार्जेबल गेन का, द चार्जेबल गेन वॉज प्रोबेबली द मोस्ट डिफिकल्ट एस्पेक्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, स्पेशली एज 2 separate indexation allowance working were necessary. The incidental cost had to be picked up from the disallowance of legal and professional fees. These figures was then calculated from the disposal proceeds, so was not relevant when it came to indexation allowance calculations. One surprising mistake was sometime the indexation allowance were calculated. अब वही गलती कर दी, but then only these figures deducted and not the cost and enhancement expenditure figure on which indexation allowance were based। अब ये गलती करते बच्चे, देखो भाई आपको चार्जेबल गेन निकालना है, आपको डिस्पोजल प्रोसीड्स में से नॉर्मल कॉस्ट जो ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, नॉर्मल एनहांसमेंट एक्सपेंडिचर जो इंडिविजुअल के लिए करते हैं वो तो करना ही है, उसके बाद में उनके ऊपर मिलने वाला इंडेक्सेशन अलाउंस लेस करना है। ये क्या कह रहा है कि बच्चों ने क्या करा, इंडेक्सेशन अलाउंस कैलकुलेट भी करा बट सिर्फ इंडेक्सेशन को लेस करा, नॉर्मल एक्सपेंडिचर लेस करना भूल गए। अरे फॉर्मेट है ना साहब अपना, यहाँ पे हम हमेशा कहते हैं आप स्टार्ट करो डिस्पोजल प्रोसीड से। मैंने हमेशा कहा है कंपनी के कैपिटल गेन की कैलकुलेशन करनी तो पहले इंडिविजुअल का काम कर लो, फिर कंपनी की बात करेंगे। इंडिविजुअल में क्या करते हैं, डिस्पोजल प्रोसीड में से इसके जो सेलिंग कॉस्ट है वो लेस कर देते हैं, ठीक है, यहां से नेट डिस्पोजल प्रोसीड आती, उसमें से मैं लेस करता कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, उसमें से मैं लेस करता एनहांसमेंट एक्सपेंडिचर, फिर अगर कुछ इंसिडेंटल कॉस्ट होती तो वो लेस करते। ये सब लेस करने के बाद में आपके पास में आता है अनइंडेक्स्ड गेन, इंडिविजुअल का गेन निकाल दिया मैंने। अब इसमें से कंपनी का गेन निकालना है तो मैं इसमें से लेस करता इंडेक्सेशन अलाउंस, और वो भी दो चीजों के ऊपर, एक कॉस्ट के ऊपर और एक एनहांसमेंट एक्सपेंडिचर के ऊपर। ठीक है, ये लेस करने के बाद में फिर मेरे पास में लास्ट में बचता इंडेक्स्ड गेन। ठीक है साहब, तो ये अपने को ध्यान रखना है, ये अप्रोच लेके चलेंगे तो काम होता। ठीक है, यही बच्चों ने गलती कर दी। कैंडिडेट शुड पर्टिकुलरली नोट दैट एनुअल एग्जाम्ड अमाउंट इज नॉट रिलेवेंट टू कॉर्पोरेशन। अब ये भी गलती कर दी होगी बच्चों ने। भाई इंडेक्सेशन अलाउंस मिलता है कंपनी को, एईए नहीं मिलता है, इंडिविजुअल को एईए मिलता है, इंडेक्सेशन नहीं मिलता है। बेसिक मिस्टेक्स हैं यार जो बच्चे कर रहे हैं। ठीक है, डन। ठीक है साहब, तो ये मैंने आप लोगों के सामने जो लेटेस्ट एग्जामिनर रिपोर्ट थी वो मैंने आप लोगों को एक बार डिस्कस करी आपके साथ में। ठीक है, आप लोग भी इसको एक बार गो थ्रू करना। ठीक है, देखना कौन से टॉपिक्स में आपको लगता है कि इस क्वेश्चन में आपको डाउट आ रहा, प्लस सिर्फ ये नहीं, एक अटेम्प्ट और पीछे जाके भी देख सकते हो। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज है जो इससे पता पड़ी क्या, टेक्निकल आर्टिकल्स। मुझे अब लास्ट के 20-25 डेज की तैयारी के लिए मुझे एग्जामिनर रिपोर्ट को तो देखना ही है, बट सबसे इंपॉर्टेंट मुझे टेक्निकल आर्टिकल्स को जरूर देखना, क्योंकि उनका क्वेश्चन उठ के एग्जाम में आ सकता है। अभी हमने देखा पढ़ के सेक्शन सी में ऐसा हुआ है। ठीक है साहब, तो ये आपको भी ध्यान रखना है कि ऐसा आगे भी हो सकता है, आपके साथ में भी हो सकता है, तो इन बातों का ध्यान रखें। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि आप लोगों को ये सेशन समझ में आया होगा।
ठीक है, हम आगे और आपके साथ में एक बार जुड़ेंगे, हम आपकी तैयारी में और हेल्प करने के लिए और भी कुछ प्लान कर रहे हैं आप लोगों के लिए, तो उनकी वीडियोस भी आप तक जल्दी पहुंचेगी। एक मॉक डिस्कस करेंगे हम लोग अपने साथ में, ठीक है जी। तो चलिए आज के लिए फिर एक बार यहीं रुकते हैं। ऑल द बेस्ट बच्चों, तैयारी अच्छे से करना, कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए हमारे साथ में। थैंक यू सो मच।